अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हफ्ते का रोज़ है, कल से वीकेंड का भी आगाज़ हो जाता है बहुत सारे लोग, लेकिन हम जैसे लोग जो है वो आपके साथ इस दिन पर भी हाजिर होते हैं भाई, ताकि आपके वीकेंड का जो आगाज़ है वो भी अच्छा रहे। तो साथ में आज हम देखेंगे, आज और कल छुट्टी होती है ज़्यादातर लोगों की, कुछ लोगों की सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, लेकिन बहरहाल जब वीकेंड आता है तो वो बड़ा जो है ना वो रिफ़्रेशिंग होता है, ताकि आप जो आपकी सारे हफ्ते की थकन हो वो आप रिलैक्स हो जाएं और आप फ्रेश हों, अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश किया करें। क्वालिटी टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी टाइम से मुझे याद आया कि हम जो है ना वो स्टोरीज़ भी करते हैं, तो ज़रा आज की स्टोरी क्या है उस पर नज़र डालते हैं। वो इसलिए कि हम स्टोरी से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए आज की स्टोरी पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। पहले ज़माने की बात है, इस दौर में स्कूल्स की तादाद बहुत कम होती थी और उसके लिए एक गांव छोड़कर एक गांव में स्कूल होता था दूर दराज, इसलिए रोज़ाना जो है और लंबे लंबे सफ़र तय करके बहुत बहुत दूर पैदल चल के जो है वो मुश्किल से तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता था। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में हॉस्टल होता है वहाँ पर भी रहा करते थे, वहाँ पर स्कूल की सफाई सुथराई भी करते थे, पौधे लगे थे उनको पानी भी देते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्कूल के कामों में मेहनत भी करते थे, उनको मेंटेन करते थे। तो एक दफ़ा हुआ ये कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आया और बच्चा काफ़ी जो है वो खुश अखलाक भी था, बाकी बच्चों में जल्दी वो बड़े कामों में मशगूल हो गया और बहुत अच्छा जो है ना वो पसंद किया जाने लगा। हुआ ये कि जो है ना बाकी सारे कामों में तो बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो दिमाग था वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता था। मास्टर साहब जो उसे सबक देते थे उसके लिए याद करना बहुत मुश्किल होता था और इसीलिए बाकी बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे कि यार इसको तो सबक याद ही नहीं होता। इसी तरह बातें करते करते जो है ना और इसी तरह टाइम गुजारते गुजारते एक साल गुजर गया। उसके बाकी जो क्लास फेलोज थे वो दूसरी क्लास में प्रमोट हो गए, मगर वो जो है वो दूसरी क्लास में ना जा सका और फेल हो गया। मास्टर साहब ने हर तरह की कोशिश करके देखी कि मगर वो बच्चे को पढ़ाने में कामयाब ना हो सके। आखिरकार जो है ना वो मास्टर साहब थक गए। उन्होंने बच्चे को बुलाकर कहा और बोला कि बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में जो है ना वो बैठती नहीं है, तुम कुछ भी नहीं सीख पाते हो। तो हो सकता है कि तालीम जो है ना वो तुम्हारी किस्मत में ही ना हो और तुम जो है वो तालीम छोड़ दो और अपना बेहतर है कि अपने घर चले जाओ, अपना टाइम ज़ाया मत करो। लड़का पहले ही बहुत परेशान था, अब सोचना शुरू हो गया कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। उस्ताद की बातें सुनकर वो भी दुखी हो गया और उसने फैसला कर लिया कि जी वो अब पढ़ाई छोड़ देगा। फिर उसने अपना सारा सामान समेटा और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। शदीद गर्मियों के दिन थे, चलते चलते उसको प्यास लगने लगी। रास्ते में उसे पानी का एक कुआं नज़र आया और जहाँ पर औरतें पानी भर रही थी, उसको भी प्यास लगी। उसने सोचा थोड़ा सा पानी मैं भी जो है वो पी लूँ। कुएं के पास जाकर उसने देखा तो उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। इधर उधर देख ही रहा था कि जो एक दीवार थी वहाँ पर और कुएं की दीवार पर जो पत्थरों से बनी हुई थी उस पर कुछ ख़ास किस्म के निशान बने हुए थे। लड़के ने वहाँ खड़ी हुई औरतों से पूछा कि निशान किस चीज़ के हैं। औरतों ने बताया कि हम ये जो रस्सी डालते हैं और बाल्टी के साथ और वो खिंचती हुई वापस आती है, तो वो निशान उसी रस्सी के हैं जो बाल्टी खींचती है और वापस आती है। तो कुएँ की दीवारों से रगड़ रगड़ कर वो निशान पड़ चुके हैं। अच्छा, अब ये लड़का ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि एक नरम सी रस्सी ने बार बार एक सख्त पत्थर पर रगड़ने से निशान डाल दिए हैं, तो फिर मैं बार बार कोशिश करके बार बार प्रैक्टिस करके क्यों नहीं पढ़ सकता। दिमाग में उसके जो है ना ये बात घर कर गई, उसने अपने दिमाग में बात बिठा ली। इस वाक़े ने उसको बड़ा मुतासर किया और वापस उसने स्कूल जाना का फ़ैसला कर लिया और पढ़ाई करने का फ़ैसला दोबारा किया। उसने एक नए जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की और उसने कहा कि मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, बार बार मेहनत करूंगा। उसका उस्ताद भी उससे बहुत खुश हुआ कि एक नए जज्बे के साथ और बड़ी मेहनत कर रहा है वो बच्चा। इसी तरह एक साल गुजर गया। एक लड़के ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और वो देखते ही देखते सबसे आगे निकल गया। कुछ सालों के बाद वो लड़का बहुत बड़ा स्कॉलर बना। उसने कई सारी किताबें लिखी और कई लोगों तक अपना जो इल्म है उसका पैगाम पहुँचाया। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें सख्त मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, हार्ड वर्क अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। और अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोशिश करें तो वो कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। बात यही है कि आप कितना पुख्ता इरादा रखते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो है वो चीज़ आपको कामयाबियों में और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा करती है। तो हम सब भी उस रस्सी की तरह हैं कि अगर हम चाहें तो उस सख्त से सख्त जो है चोट डाल सकते हैं, अगर मेहनत करना चाहें, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहें और इसकी लगन हो
और उसके लिए हम तदबीर करना शुरू कर दें। तो आज की कहानी पर हमने नज़र डाली, अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे, उसके बाद टॉप स्टोरीज भी शामिल करेंगे। मेरे साथ आज अयाज राना साहब मौजूद होंगे, वेलकम टू द शो अयाज राना, और साथ साथ आजिज़ जमाली साहब भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, दुआएं, आप ठीक हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह आजिज़ भाई, मैं भी ठीक हूँ। आज एक बड़ी अच्छी खबर है जनाब, कल हम सब ने देखा पाकिस्तान का जो पहला सैटेलाइट मिशन है वो चांद पर रवाना हुआ। कल तकरीबन 2:27 पर खला में पहुंचा और चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन ICube कमर जिसका नाम है वो चीन की स्पेस से जो है वो लॉन्च किया गया। तो तकरीबन सैटेलाइट चांद के जो मदार है उसमें 5 दिन में पहुंचेगा, 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ वो चक्कर लगाएगा और सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की जो मुख्तलिफ तस्वीर हैं वो ली जाएंगी। इसको जो इसका सफ़र है वो वेबसाइट भी दी गई है, उसके ऊपर लाइव भी आप देख सकते हैं जो कि लॉन्च किया गया, कहाँ तक सफ़र किया, इसकी तमाम डिटेल्स। ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की तरफ से चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा और ये मिशन 53 दिन पर मुश्तमिल होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने लॉन्च किया। अल्लाह करेगा सफ़र कामयाब हो और जो मिशन है वो कंप्लीट किया जाए, जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा है वो सब इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद भी ये कहते हैं कि सैटेलाइट पाकिस्तान, ये जो सैटेलाइट है ये पाकिस्तान का है, हम इसी से इसका डाटा इस्तेमाल करेंगे। इसे चीन के नेटवर्क के ज़रिए इस्तेमाल करके इसे चांद पर पहुँचाया जा रहा है, इसीलिए जो चीनी साइंसदान हैं वो भी इसमें कोलैबोरेशन करेंगे और वो भी इसका डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे और ये कोलैबोरेटिव सपोर्ट के तहत जो है वो उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि जो पाकिस्तान के लिए खलाई प्रोग्राम है ये अहम संग मील साबित होगा और ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर थी जिससे मैंने चाहा कि ज़रूर हम आगाज़ करें। आज फायर फाइटर्स डे है, उस हवाले से भी जो है ना वो आज हम एक स्पेशल सेगमेंट भी करेंगे। फायर फाइटर्स के हवाले से भी बात होगी और फायर रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से भी बात होगी शो में। इसके साथ साथ जो मुसाबकती और काबिल रहाइश शहर कराची क्लिक मंसूबा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, जिसके मुताबिक 23 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है KMC की जानिब से। अंडा मोड़ की जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है उसमें निकासी की वजह से ताख़ीर का शिकार है, वज़ीर आला सिंध साहब का ऐसा कहना है और उस सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जाम सादिक पुल की जो तामीराती काम डिज़ाइन के मरहले में है, बार बार बनाया जाता है, बार बार टूटता है, फिर बनता है, बहरहाल एक दफ़ा फिर मंसूबे में उसका नाम आ गया। BRT ब्लू लाइन के लिए फाइनेंशियल बिड्स अप्रैल 2024 में खुल चुका है, इसके लिए बिडिंग होगी और पहले रेड लाइन तो कंप्लीट कर लें किसी तरह। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने आज से पहर सिंध काबीना का इजलास तलब किया है, निगरान हुकूमत के ख़जाने के मुतालिक फैसला किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के जज की खाली असामी पर भी मुकर्ररी होगी। इसके अलावा जो दीगर उमूर हैं वो भी ज़ेर गौर आएंगे। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के क़याम का भी फैसला किया जा रहा है। इसके अलावा थर्ड कोल एनर्जी के हवाले से भी हमने देखा कि बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत और वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि थर का जो कोयला है वो 9100 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और थर में इस वक्त भी जो है ना वो तकरीबन 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बनाई जा सकती है जितने कोयले के ज़खायर हैं। अभी भी थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रीफिंग इस हवाले से दी गई है, इजलास हुआ है, वो शामिल कब होगी, क्यों नहीं हो पा रही है, इन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा जनाब हमने ये भी देखा कि आलमी बैंक के तहत जो है वो $3.2 मिलियन की लागत से जो 13 मनसूबे चल रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे मनसूबे ज़ेर गौर भी हैं। कल भी हमने जैसे मलीर एक्सप्रेस वे का भी जिक्र किया, दीगर और तरक्याती काम जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सड़कों की तामीर है वो भी शामिल है। इसके अलावा इजलास जो हुआ उसमें कई सारे और प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल हुआ जिसमें तौलीदी ज़चगी, नौज़ायदा और नौअमर बच्चों की सेहत के अलावा जो ग़िज़ाई मंसूबे हैं उन पर भी ख़ास तौर पर गुफ्तगू की गई है और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका तखमीना भी बताया गया है कि कितना है और भी इसमें प्रोग्राम्स को शामिल किया गया जिस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तो हम भी आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। इसके अलावा हीट वेव के हवाले से कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो हीट वेव से शहरियों को बचाने के लिए मार्केट्स, बस स्टॉप समेत वगैरह जो है वो पानी की सबीलें लगाई जाएँ ताकि लोगों को इस तरह से शहर भर में मुश्किलात ना फेस करनी पड़ें और आवाम के लिए थोड़ी सी सहूलत आ जाए। तो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और सबसे पहले चांद पर पहुँचने का मिशन है जनाब अयाज राना साहब।
देखा आपने कल? मुबारक हो आपको, बहुत बहुत पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। मैं तो मुझे तो आज लगता हम तो पहले ही चांद पे रहते हैं, ना बिजली ना गैस ना पानी। बस वो मीम्स जब इंडिया गया था चांद पे तो ये सारी मीम्स तो वैसे ही आ गई थी पहले और हम उसी वक्त देख रहे थे। लेकिन आपको पता है इस वक्त चाइना जो है इस वक्त सबसे लीडिंग मुल्क है, जिसके 600 से ज़ायद जो है ना वो सैटेलाइट इस वक्त मदार में मौजूद है। और पाकिस्तान का बहुत दरीना दोस्त, बहुत पुराना दोस्त, पहला सैटेलाइट भी जो हमने भेजा अपना 1961 में मेरे ख्याल से हमारा पहला सैटेलाइट गया था, तो वो भी चाइना की मदद से हमने भेजा था। तो अब ये जो पहला इसलिए कहा जा रहा है कि ये चांद पे गया, सैटेलाइट्स तो गए हुए हैं हमारे, लेकिन ये चांद पे हम पहली दफ़ा अपना कोई मिशन भेजने में कामयाब हुए, जो वहाँ पे जाके वहाँ की तस्वीरें वगैरह जो भी, और वो भी इसलिए मुनफरद है क्योंकि वो कहा जा रहा है कि दूसरी साइड जहाँ आम लोग जहाँ पे सब जा रहे हैं हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, यानी कि चांद की दूसरी तरफ जा रहे हैं। और 3 से 6 माह इसकी लाइफ, कल मैं ऐसी पढ़ रहा था, सुना उसमें कि इस जो ये बॉक्स गया है उसकी जो ऑटो जो उसकी जो खिदमात हैं या जो अपनी तस्वीरें भेजेगा वो 3 से 6 माह के दरमियान तक उसकी लाइफ है, वो वहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि जो प्रेशर्स हैं या जो भी चीज़ें वहाँ के हिसाब से। तो अल्लाह करे कामयाब हो, अच्छी चीज़ है। एक नई चीज़ में हमें चाइना ने दोबारा सपोर्ट की। इसके अंदर बहुत सारे वो ममालिक जो ये नहीं कर सकते, एक वो थी उसके अंदर चाइना ने उनको अपना फ्री प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए ये कहा था और प्रपोजल्स मांगे थे। तो पिछले कोई 3 साल पहले से 2 साल पहले से ये काम चल रहा था और उसमें पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या जो काम करने वाले लोग हैं उनका प्रपोज़ल जो है उसको माना गया और वो कामयाब हुआ। और वो कल हमने देखा कि एक बहुत जिसको कह रहे थे कि बड़े ज़बरदस्त वो मनाजिर थे जब वो खला में रॉकेट भेजा जा रहा था। तो ये हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों में चाहते हैं कि हम भी दुनिया की जहाँ तरक्याते मुल्क जहाँ ये काम कर रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो, हमारा भी नाम। इससे एक बड़ा जो ना पॉजिटिव इमेज भी जाता है। सारी बातें मजाक की अपनी जगह, लेकिन आजिज़ भाई ये ज़रूर है कि हम मुख्तलिफ फील्ड्स में और सेक्टर्स में काम करें। जैसे अगर इंडिया की मिसाल देखी जाए तो IT सेक्टर में जिस तरह उनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं, अब हम भी उसके तहत देख रहे हैं कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह सेटेलाइट में या नासा में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए, चाइनीज़। तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक मैसेज जाना कि हम भी पीछे नहीं हैं, आ रहे हैं, थोड़ा लेट है लेकिन हम चीज़ें करने की सलाहियत रखते हैं, दुनिया देखती है इसको, बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है। मुझे चांद के हवाले से एक पुराना एक शेर याद आ रहा है कि एक सिंधी ज़बान के बड़े मकबूल शायर हैं उस्ताद बुखारी, जी अब तो नहीं है, तो उनका एक शेर है, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन मुझे लग रहा है इस चांद के सफ़र के साथ उसका। उसने कहा है कि हित कन अथई भितियन खे ऐं जासूस थई हवा, हित कन अथई भितियन खे ऐं जासूस थई हवा, हल चंड ते चढ़ी के ॻाल्हियूं ॻुझियूं कयूं। इसका मतलब ये है, इतनी मुश्किल थोड़ी बहुत सिंधी तो थोड़ा सा मैं सब इसकी 2 लाइनें बता देता हूँ कि यहाँ दीवारों को भी कान है और यहाँ हवाएं जो है वो जासूसी का काम करती हैं। यही समझ आया था मुझे, हवा जासूसी का काम करती है। अपने महबूब को कहता है कि चलो चलें चांद के ऊपर, वहाँ चल के खुफिया बातें करें। अरे वाह। तो अब चांद पे भी बातें खुफिया नहीं रही। लाजमी है कि सैटेलाइट का ये दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है। अब तो हम चांद पे पहुंच गए और पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान का झंडा लेके वो सैटेलाइट जो है वो चांद के इर्द गिर्द होगा यकीनन इस वक्त 6 दिन का, आप जैसे बता रही हैं, और ये पूरा सफ़र करेगा, तस्वीरें निकलेंगी। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, जैसे आपने कहा है कि देखिए जैसे एटमी टेक्नोलॉजी है ना, हम कहते हैं कि दुनिया से मसलन अगर हम एटमी तवानाई रखते हैं, इसका मतलब थोड़ी हम एटम को यूज़ करने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन हम दुनिया से मुकाबला करने के लिए रखे हुए हैं। तो सेम ये जो चांद का सफ़र है ये भी ऐसा ही है। इंडिया दीगर बहुत सारे ममालिक टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी आपने IT की बात भी की, IT वाकई बड़ी टेक्नोलॉजी है, इस सदी का बहुत बड़ा इनकलाब है IT, और IT के सेक्टर में भी हमें ज़ाहिर है कि आगे जाना होगा। अभी हम बहुत पीछे हैं, इंडिया से भी पीछे हैं और मुल्कों से भी बहुत पीछे हैं। IT अभी हमारे पास बहरहाल काम शुरू हुआ है IT पे भी, ये जो इंटेलिजेंस IT की बात हो रही है। गवर्नर सिंध ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे साबिका हुकूमत में प्रेसिडेंट हाउस में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये टेक्नोलॉजी का दौर, पहले कहते थे ना कि इल्म का दौर है, जिसके पास इल्म है वो मुकाबला करे, लेकिन आज का इल्म टेक्नोलॉजी है। आज का इल्म जो है वो IT है।
तो हमें अगर इल्म के मैदान में मुकाबला करना है तो हमें आईटी में और ये सैटेलाइट में और चाँद पे ये जो भी हो रहा है खलाई सफ़र, इसमें हमें आगे जाना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो हमने इब्तदा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम इब्तदा कर चुके हैं। हमने दुनिया को दिखाया कि अब हम इस मुकाबले पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये तो बात बिल्कुल सही है। मुझे यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ना है, मैं ब्रेक लूँगी तो बड़ी वजह बात है कि हमें इसमें ग्रो करना है और दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को ये चीज़ साबित करने के लिए कि हम भी किसी जो है वो मैदान में पीछे नहीं है, हम भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं और करना चाहें तो करके दिखा भी सकते हैं। जब मैं वक्फे से वापस आऊँगी तो ज़रा क्लिक प्रोजेक्ट पे बात करेंगे कराची के हवाले से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि जो क्लिक प्रोजेक्ट है कराची का, जिसका जो फुल फॉर्म है वो मैं भी यही देख रही थी कि यार क्या है और इसका क्या मतलब है, ये किस तरह से होगा। तो आजिज़ भाई से भी इसमें पूछेंगे। तो कंपैटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची, यानी आपने काबिल रिहाइश जो शहर बनाना है, तो इस हवाले से कई मंसूबे हैं जिस पर काम होगा। तो 23 मंसूबों की स्कीम्स की मंजूरी दी गई। अब इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं और क्या बजटिंग हुई, किस तरह से होगा, आजिज़ भाई इसकी डिटेल्स देंगे। ये एक जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया था जी फॉरेन फंडिंग पे, इसी तरह ये क्लिक प्रोजेक्ट जो है ये भी फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है सिर्फ कराची के लिए, और कराची के जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, चाहे वो KMC कर रही है, चाहे DMCs कर रही हैं, चाहे या दीगर शहरी इदारे कर रहे हैं, वो सारे मंसूबे जो फंडिंग होगी क्लिक के ज़रिए इंतज़ाम उन मंसूबों पे काम होगा। अभी 23 मंसूबे, इन्होंने कल का जो इजलास था वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत, उसमें बताया कि 23 मंसूबे ऐसे हैं जो प्रोग्रेस में हैं, जिसमें जाम सादिक पुल का आपने ज़िक्र किया। अब जाम सादिक पुल चूँकि कोरंगी को कनेक्ट करता है डिफेंस के साथ, तो अब मलीर एक्सप्रेस वे पे हम गुज़िश्ता रोज़ बात कर चुके हैं। ये बुनियादी तौर पे अब ये मलीर एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट हो जाएगा जाम सादिक पुल। अच्छा, हाँ, यानी जाम सादिक पुल के साथ क्योंकि उसका एंड वहीं पे हो रहा है ना, जाम सादिक पुल के साथ ही मलीर एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है। सही। तो उसको अब ज़ाहिर है कि कोरंगी से किसी को अगर मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़ना होगा कोरंगी से जाते हुए, तो जाम सादिक पुल से ही जाएगा। लेकिन जाम सादिक पुल को अगर कनेक्ट नहीं करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे के साथ, तो यहाँ से जाने वाला कैसे उस पर चढ़ेगा? या तो इस तरह एक अच्छा, मैं समझी उसका फिर मेंटेनेंस नहीं, उसका रीडिज़ाइन है, बेचारा टूटता और उसको पूरा नए सिरे से रीडिज़ाइन कर रहे हैं जाम सादिक पुल को। जाम सादिक पुल पुराना पुल है कराची का वैसे, तो इसको रीडिज़ाइन, जाम सादिक मरूम जब वज़ीर आला था उनसे भी पहले का था, लेकिन उसका सिर्फ नाम जो है जाम सादिक के साथ मंसूब किया गया था। ये प्रोजेक्ट उससे भी कबल का था। ये कोरंगी का पहला प्रोजेक्ट था जो कोरंगी को डिफेंस या शहर से कनेक्ट करता था, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को। तो एक तो ये मंसूबा है इसका। अंडा मोड़ का आपने जिक्र किया, वो छोटा सा एक मंसूबा है, रोड है, रोड का प्रोजेक्ट है, वो बताया जा रहा है कि इन प्रोग्रेस है वो भी। लेकिन इसमें 2 BRTs का काम है। BRT येलो लाइन जो है उसका बताया गया कि फाइनेंशियल बिड्स हो चुका है। ऐसी कोई खबर इससे पहले तो नहीं आई, लेकिन कल के इजलास से ये पता चला येलो लाइन है, मुझे लगा इसका बिड्स हो चुका है। अब बिड हो चुका है, इसका मतलब है इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। ये 7 लाइंस के प्रोजेक्ट थे सिंध गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट की साबिका हुकूमत के। BRT रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, इस तरह 7 थे शायद। तो इसमें अब इसका भी काम शुरू हो रहा है येलो लाइन का। नहीं तो आजिज़ भाई ये भी ज़रा क्विकली बता देना कि जो रेड लाइन का मंसूबा चल रहा है वो इस क्लिक के अंदर ही आता है? नहीं, वो एक अलग प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा तवालत का शिकार है भाई। वो तो प्रोजेक्ट ही BRT रेड लाइन है, उसका नाम ही प्रोजेक्ट का ही BRT रेड है, वो खुद एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट के अंडर नहीं, वो चूँकि बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कराची का, तो इसलिए 1100 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। तो और वो उसमें 3 गैर मुल्की कंपनीज़ हैं। सबसे बड़ी फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, उसके बाद फ्रांस की एक कंपनी है, उसके बाद एक दूसरी गैर मुल्की कंपनी है, और चौथा पार्टनर जो है सिंध गवर्नमेंट खुद है। सिंध गवर्नमेंट की भी इसमें पार्टनरशिप है। तो BRT रेड लाइन तो देखें, कल भी हमारी यहाँ बात हो रही थी सूबाई वज़ीर जो है उनसे,
तो ये आपका जाके 2026 में अब मुकम्मल होगा, 25 में भी नहीं होगा। तो आप अभी हमें 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा बीआरटी रेड लाइन को मुकम्मल करने के लिए। बीआरटी रेड लाइन का काम जो रुका हुआ है, आज से कहा जा रहा था, ऐलान किया गया था कि आज से दोबारा शुरू होगा। 6 महीने से काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, खुदा करे अगर आज से शुरू हो गया तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी। असल में तो बात वही है ना कि ये जो लिवेबल सिटी बनाने की बात हो रही है, इसको और कम्पैटिटिव भी लिखा हुआ है भाई साथ साथ, तो कम्पैटिटिव तो मेरे ख्याल से अभी लगाना बहुत दूर की बात है। अभी तो लिवेबल ही बना ले तो बड़ी बात है अयाज। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ स्टार्ट हुए हैं, जैसे आजिज़ भाई ने भी बताया कि जितना तवील हो चुके हैं हम सभी देख रहे हैं, तो इस वक्त तो वी वांट लिवेबल सिटी ओनली। बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद हैं, बात ये है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन होना, उस पर काम करना, उसको और प्रोग्रेस रहनी उसमें। सबसे अहम चीज़ ये, अब जब बीच में हमारी इलेक्शंस आए तो ये तमाम क्लिक तक के जितने प्रोग्रेस ये जो थे प्रोजेक्ट्स, ये रोक दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जहाँ हम ये देख रहे थे कि ये एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था और काफ़ी उसमें लोग परेशान हुए। जो हमारा कुरंगी के साथ जो एक्सप्रेसवे कहलाता है, वो पूरा एक्सप्रेसवे खुदा हुआ था, वो भी क्लिक के थ्रू ही बन रहा है। उसका अभी कॉजवे तो ये है जो मेन एक्सप्रेसवे है, जो जाम सादिक को जो आप बलोच पुल से उतरते हैं, वो जो एक्सप्रेसवे कहलाता है। 5 किलोमीटर का ये रोड है। आपको लगता नहीं होगा, छोटा सा रोड लगता है, लेकिन अगर आप बलोच से लेके इसको कयूमाबाद तक जाएं तो ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का ये रोड, इस पर एक ट्रैक ऊपर का बन गया, नीचे अभी भी काम बाकी है क्योंकि इसके साथ एक नाला है, फिर महमूदाबाद की आबादी लगती है तो वहाँ भी नाले का काम होना है। ये भी क्लिक के थ्रू ही बनना जा रहा था और इसको भी रोक दिया गया था। अभी भी इसके अंदर काम बाकी है, काम रुका हुआ है क्योंकि अभी भी आप शहर में देखेंगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट काम होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सब होल्ड हुए हुए थे। अब कल ये इजलास हुआ है तो आजिज़ भाई यकीनन अब चीज़ें जो ग्राउंड पे होनी शुरू होनी नज़र आ जाएंगी। इवन क्लिक के थ्रू मैं खुद हैरान था, पहले मुझे ये लग रहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी गली मोहल्ले की जो बड़ी सड़कें, 1.5 किलोमीटर की सड़क भी जो अंदर की भी सड़कें हैं, वो क्लिक के प्रोजेक्ट्स के थ्रू बनाई जा रही हैं। अंडा मोड़ की जो बात है, वहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो छोटा मसला नहीं है, वो बहुत अरसे से, कई दहाइयों से ये मसला अंडा मोड़ का है कि वो वहाँ पे वो एक सीवरेज और वहाँ पे नीचे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह उसको पंपिंग स्टेशन की वजह से उसको जब डाइवर्ट किया है तो वो अभी तक सही नहीं हो सका। वहाँ पे गटर या पानी खड़ा ही रहता है, तो वो एक बड़ा काम होता है जब, क्योंकि यूटिलिटीज़ पे काम करना जो है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आप लोग जिसकी रेड लाइन की बात कर रहे हैं, वो जो इनके कहते हैं ना जो गले पड़ा, वो यही पड़ा कि नीचे जब ज़मीन खोदी तो उसके नीचे से इतनी यूटिलिटीज़ आ गई, उनको शिफ्टिंग करना, उसको करना वो आसान काम नहीं होता। इसमें डिफरेंट इदारे हैं, उनकी परमिशंस हैं, उनको शिफ्ट करना, ये काम बहुत बड़ा काम देखने में छोटा लगता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा काम होता है। गैस की लाइंस हैं, पानी की लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड बोर्ड उसी वक्त नहीं लेते कि प्रोजेक्ट होगा तो सबको एकदम पता ही नहीं होता। पुराना डेड नाला नीचे से निकल आता है, लोग कहते हैं इससे पहले कभी यहाँ नाला भी बहता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस शहर के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन अब जब चीज़ें अच्छी प्रोग्रेस होती है तो हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं। क्लिक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे तरीके कार से इसको कहा जाता है। उसके जो काम हो रहे हैं वो भी मेयारी भी हैं, ये बात नहीं है कि मेयारी नहीं है, इनके काम भी मेयारी है क्योंकि इसमें फॉरेन फंडिंग मौजूद है तो यकीनन वो काम का मेयार भी चेक करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की कराची को ज़रूरत है। जो इनका नाम है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, जो आप कह रही हैं, तो बिल्कुल उसी मेयार के मुताबिक अगर चीज़ें हो जाएं तो हमारे लिए वाकई ज़िंदगी आसान। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला सिंध ने आज से पहर भी जो है ना सिंध काबीना का इजलास तलब किया है। आजिज़ भाई आपके पास यकीनन इस हवाले से डिटेल्स होंगी। बिल्कुल, 2 रोज़ कबल भी सिंध का इजलास हुआ था क्योंकि उसका एजेंडा बहुत तवील था तो फिर होल्ड किया गया और आज फिर सेपहर सिंध काबीना का इजलास है। ठीक है, 12 नुकाती इसका एजेंडा है आज का जो इजलास है। सही। उसमें कुछ कराची के हवाले से मंसूबे हैं जिनको मंजूरी देनी है और कुछ जो हैं पीपल्स बस सर्विस जो है सही। उसके लिए फंडिंग का मसला है, पैसों की मंजूरी देनी है 2024 और 25 के जो उसके अखराजात हैं। ठीक है, चूँकि पीपल्स बस में सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वरना तो 50 रुपये मुमकिन नहीं है कि मलीद से टावर तक या गुलशन अदीद से तो या क्लिफ्टन से टावर तक 50 रुपये में फिजिबल नहीं है। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है पीपल्स बस सर्विस को, तो वो हर उनके अखराजात की मंजूरी देनी है सिंध काबीना को। महकमे पुलिस के लिए गाड़ियों की ख़रीदारी है, वो भी ख़रीद करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद करनी है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो काबीना के आज के एजेंडा में बड़े अरसे के बाद इसको दोबारा एजेंडा मिलाया गया। थर से जो कोयला निकल रहा है, थर कोल से रेलवे लाइन बिछाकर
कोयले को यहाँ बिन कासिम तक, पोर्ट कासिम तक पहुँचाना है। इस्लाम कोर्ट से बिन कासिम इस्लाम तक जो है कोर्ट रेलवे से ट्रैक बिन की कासिम तामीर, हाँ। तक ये एक बहुत तवील रेलवे लाइन है। ये मंसूबा मुझे याद आ रहा है कि नहीं, ये बनाना है या बना हुआ है इस्लाम कोर्ट नहीं, से बिन बना कासिम? हुआ नहीं है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये थरकोल के केटी बंदर पावर प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जो सही। बाद में ख़त्म किया गया था, उसमें भी ये मंसूबा शामिल था। देखें ना, कोयले से बिजली निकल रही है, वो तो ठीक है, आगे शायद वर्ल्ड बैंक के उसमें जी, हम शामिल करेंगे है, उसको डिस्कस। लेकिन इतने अरबों टन कोयला मौजूद है, तो इसको बाहर बेचा जा सकता है। बाहर कैसे उसको फिजिबल, वो जब तक बंदरगाह तक पहुँचेगा तो बाहर जाएगा ना। तो ये एक मंसूबा है, अगर ये हो जाता है तो बड़ा। हैदराबाद के वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का एक मंसूबा है, जिस तरह अब कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड था पहले, अब कॉरपोरेशन बन गया है। ये भी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही प्रोजेक्ट है। तो अगर हैदराबाद का बन गया तो हैदराबाद में एक वासा इदारा है जो चल रहा है पानी के हवाले से, वो बड़ा फैल है। अगर इसको कॉरपोरेशन बनाते हैं, हैदराबाद वाटर कॉरपोरेशन, तो मेरा ख्याल है हैदराबाद के लिए, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे एजेंडाज जो है सिंध काबीना के आज के इजलास में शामिल हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, जो भी हम थरकोल की भी बात करें प्रोजेक्ट की, उस हवाले से भी अयाज के हम देख रहे हैं कि वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने इजलास को बताया कि थर का जो कोयला है वो 9100 मुरबा किलोमीटर पे फैला हुआ है। अच्छा, अभी तक जो माइनिंग या जो उनको निकालने की बात हो रही, तो कैपेसिटी जनाब 4000 से लेकर 5000 मेगावाट जो है बिजली 30 साल तक उससे बनाई जा सकती है। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे होते हैं कि जो जिसको हम नेशनल ग्रिड कहते हैं उसमें शामिल इस हद तक नहीं हो रही है। 1000-2000 का टारगेट, 600-650 मेगावाट शायद। हाँ, 1000-2000 का टारगेट अभी जो करंट माइनिंग हो रही है वो टारगेट सेट किया गया था कि 2000 और 1000 से ऊपर तक की, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, लेकिन इतना मेरे दिमाग में ज़रूर है कि 1000 से 2000 के दरमियान था, वो भी हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पोर्ट कासिम तक या जहाँ तक लाने की जो बात हो रही है, आपको पता है कि पोर्ट कासिम पे एक कोल का प्लांट लगा हुआ है जिसके 1320 मेगावाट वहाँ से बिजली पैदा की जा रही है। सही, ठीक है। अब या तो ये जो बात क्लियर करें कि ये जो कोयला है वहाँ पावर प्लांट तक लाने के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है कि वो सस्ती ट्रांसपोर्टेशन पड़े और यहाँ पे लाके बिजली बनाई जाए। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि कोल से बिजली बनाने के फेवर में मैं तो क्या पूरी दुनिया नहीं है, हाँ, क्योंकि इस वो वक्त कहते हैं तक ऑब्सोलीट हो गया वो तरीका। वो अब चाइना तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली अगर कोयले से बनाई है वो चाइना ने बनाई है, और ये प्लांट हमने चाइना से दिए हैं, वो वहाँ चलने के बाद लिए हैं, यूज़ प्लांट है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अभी तक हमारा दुनिया में जो है ना 0.5 या 0.0% हमारा शेयर है कि जो हम फ़ज़ा में जो आलूदगी फैलाने वाले मुल्कों में हम शामिल हों। और सबसे ज़्यादा हमारा डिज़ास्टर जिसमें वज़ीर आज़म ने बड़ी सराहा गया था शहबाज शरीफ साहब को कि जब वो इसमें वर्ल्ड फोरम पे जाके उन्होंने ये बात की थी कि हमारा शेयर बहुत कम है और सबसे ज़्यादा हम इसका डिज़ास्टर जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं वो हम उसका भुगत रहे हैं, क्योंकि यहाँ सैलाब जब आया। तो ये बिजली अगर हम कोयले से बनाने जाएंगे तो इस वक्त हमारा शेयर बढ़ने जा रहा है और हम फ़िज़ा में मज़ीद आलूदगी फैलाने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता, मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि मेरी क्या, हम तमाम पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश होगी कि इससे कोई और काम ले लिया जाए, इस कोयले को बाहर भेज दिया जाए। अगर किसी सीमेंट सेक्टर में अगर इसकी यूज़ कर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोयले का एक अहम किरदार होता है सीमेंट सेक्टर के लिए, तो वहाँ कर लें। बानिस्बत इससे हम अगर बिजली बनाएं, सस्ती बिजली बनेगी ज़रूर, लेकिन वही बात है कि हमारे पे प्रेशर इतना है दुनिया का, IMF के हम कर्ज़े तले दबे हुए हैं। वो कहती है कि सस्ती बिजली आपको और मुझको नहीं मिलेगी, बंद तो जाएगी, लेकिन हमें अगर वो नीचे तक इफ़ेक्ट उसका आना है तो मोस्ट वेलकम बनाइए। ये था ना अयाज के इतने सालों में आपने उसको नेशनल ग्रिड में इतना डाल दिया होता कि फौरी तौर पर आउटकम आ गया होता। अभी तो ये स्टार्ट होने से पहले अब इतना लागत उस पर लगाई जा चुकी है माइनिंग पे। 1320 मेगावाट उसमें से बन भी रही है, वो कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर रहा है, में ही जा रही है ना। लेकिन पहले ये कहा गया था कि बता नहीं है, लेकिन बात तो कहीं ना लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने बिजली का देखा एक कि मसला तो है ना पाकिस्तान हमारे तो मुल्क क्या, में। सिंध भी खुद मुख्तार नहीं हुआ अभी तक। हमारे मुल्क में अपना राजेश भाई बिजली मसला है, देखें लेकिन पानी बात का ये है कि बिजली हमारे यहाँ मसला, इसलिए कराची में भी हमें ज़्यादा यूँ लगती है कि हम पैसे देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ बिजली चोरी भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें लगता है कि लोड शेडिंग आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ ना, दुनिया के जो इदारे बिजली मौजूद है, आप चोरी
अभी करते हैं वो आपकी बिजली बंद करते हैं, आपको लगता है कि हमारे पास बिजली कम है, बिजली कम नहीं है अभी हमारे अयाज। पास। मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि हम जो बिजली चोरी है उसकी रोकथाम के लिए कर भी फिर क्या रहे हैं? क्या हमारे पास सिस्टम है? क्या हमारे यहाँ क्या कुंडे लगाने के लिए सर्विलेंस के इलेक्ट्रिक के अपने अहदेदार शामिल नहीं होते? क्या हमारे यहाँ जो है वो इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता? तो ऐसा नहीं, दुनिया हमसे ज़्यादा बड़े ममालिक हैं जो बिजली चोरी के ऊपर काम कर चुके हैं और बिजली उनके आप यूटिलिटीज़ की मद में 24 आवर्स अवेलेबल है और वो पैसे भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम हम बना नहीं सकते। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो शॉर्टफॉल है जो बताया जा रहा है कि उसका पूरा कैसे किया जाए। हमारे पास पानी पे बिजली तो और महंगी हो गई है और पानी की शॉर्टफॉल का भी एक प्रॉब्लम है, दरियाओं में पानी की किल्लत का। नए पावर प्लांट हमारे पास पानी पे तो बन नहीं सक रहे, नए डैम नहीं बन पा रहे, तो वो एक और कंट्रोवर्सी है। डैम्स, बिल्कुल ऐसे बड़े डैम्स बनाना एक और बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ा तनाज़ा है अगर उसको छेड़ा जाएगा तो हम क्या करें? फिर दूसरा ये रास्ता निकाला गया कि थर में अरबों टन अगर कोयला मौजूद है तो उससे फ़ायदा लिया जाए। बहरहाल फ़ायदा वो लिया गया और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमने उस कोयले को ज़ाया होने से बचाया। हमने उसको, कोयला सिर्फ बिजली के लिए नहीं, बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो ये दोनों पर्पज़ उसमें शामिल हैं। जैसे आप कह रहे थे ना, पोर्ट तक कोयले को लाने के लिए दोनों पर्पज़ शामिल है। एक तो बिजली का पर्पज़ शामिल है, दूसरा उस कोयले को दुनिया में फ़रोख्त करने का पर्पज़ शामिल है। तो ये शायद अगर ये रेलवे लाइन जिस पे हम बात कर रहे हैं अगर मुकम्मल हो जाती है या बन जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक। और इजलास थर्कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास भी मेरे ख्याल से तो ज़माने बाद ही हमने सुना होगा कि हुआ है, वरना अमूमन हमें इतने हैपनिंग नजर नहीं आती। एनर्जी बोर्ड एक बना हुआ है सिंध हुकूमत का, अभी उसको भी रीडिज़ाइन किया गया। नई वाली बात है ना कि हैं मौजूद, लेकिन आज भी हमारे काम नहीं था। मुझे ब्रेक लेना है वेरी क्विकली, फिर वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब, एक और चीज़ है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से जो है वो आलमी बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं उनकी सरबराही में आला सतह का और उनके वफ्द का इजलास हुआ। तो उसकी डिटेल भी आजिज़ भाई, क्योंकि तमाम चीज़ें खुद क्लोजली देख रहे होते हैं, तो आजिज़ भाई आज आपको सही पढ़ लिए। जी हाँ, मैं बता देता हूँ, चूँकि ज़ाहिर है मैं रिपोर्टर हूँ, ये सारी खबरें मैंने फ़ाइल की हैं तो कोई मसला नहीं है। वर्ल्ड बैंक के सूबा सिंध में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा ही है। और वर्ल्ड बैंक का जो ये जो कंट्री डायरेक्टर है नाजिब हसन, वो अक्सर और बेशतर यहाँ आता रहता है और वज़ीर आला सिंध से इसकी मुलाकातें होती रहती हैं। कोई पहली मुलाकात नहीं थी। कल पूरे एक डेलीगेशन के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ वज़ीर आला हाउस में जो इजलास हुआ है उसमें सूबा सिंध में जारी मंसूबों के बारे में जायज़ा पेश किया गया। मैं आपको मंसूबे भी बता दूँगा कि ये कोई 3 अरब 29 करोड़ डॉलर के मंसूबे हैं। 3 अरब 29 करोड़ डॉलर के मंसूबे हैं। कोई 13 मंसूबे हैं जी सिंध में, जिनमें कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एक तो वाटर बोर्ड अब कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया, वाटर बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। लेकिन इसमें जो पूरे शहर में पानी पहुंचाने का जो मसला है या पूरे शहर में जो सेवरेज का इशू है, जब ये मुकम्मल होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वाटर बोर्ड इसको मेंटेन करेगा। बताया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि अभी तक कोई 41%, ये जो मैंने बताया 3 अरब 29 करोड़ डॉलर, तो उन्होंने 31% तक रकम अभी तक जारी हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 41% रकम यानी 1345 मिलियन डॉलर जारी हो चुके हैं, जो खर्च हो चुके हैं। इसमें सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी पैसे जारी हो। इजलास में तौलीदगी जो जचगी है, नौज़ायदा बच्चों के जो सेहत का इशू है, उनके लिए इवन खुराक का भी एक प्रोजेक्ट है इसी मंसूबे के तहत, उसके लिए भी पैसे जारी हो चुके हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, कराची का एक कराची कंपोनेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी बताया गया कि पैसे जारी हो चुके हैं। तो एनीवे ये बहुत सारे मंसूबे हैं, एक एक मंसूबे की अगर हम तफसील बयान करेंगे तो बहुत तफसील हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 125 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं किस पर, 141 डिस्पेंसरीज हैं और 61 बेसिक हेल्थ यूनिट्स शामिल होंगे। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, अक्सर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं आजिज़ भाई, तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और फूड और सिक्योरिटी और उसके अलावा हेल्थ, लेकिन ये बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगी। अयाज, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये जो डिस्पेंसरीज़ का क़याम है या 61 बेसिक हेल्थ यूनिट का क़याम है,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो शहर कराची में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अंदरून शहर से जो सिंध से लोगों को आना पड़ता है। वहाँ ना कोई बेसिक डिस्पेंसरी है, ना हेल्थ यूनिट्स हैं। जो महकमा सेहत के दफातर ही उनको मैं तो कहूँगी, खैर वो अस्पताल तो कहीं से भी नहीं लगते, तो वो जी बंद पड़े होते हैं। देखिए ये इसलिए ज़रूरी होते हैं। हेल्थ वर्ल्ड अगर आप बात करें बैंक इसकी, तो इनकी ज़्यादा फोकस जो है ना फूड सिक्योरिटी को लेके ये बहुत काम करते हैं, हेल्थ को लेके बहुत काम करते हैं। और जहाँ ये सीवरेज और पानी का मसला है, ये भी क्योंकि आपकी हेल्थ से जुड़ा होता है, तो इनका फोकस अब इस तरफ ज़्यादा हो गया है। सिंध में आप यकीन करें इस वक्त हमारे जो इनका वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो इस वक्त मरकज़ी दफ्तर है वो हैदराबाद में मौजूद है, और वो इंटीरियर सिंध में सक्खर और ये तमाम और मीरपुर ख़ास और इन यहाँ के हारियों के साथ और वहाँ के जो काश्तकार हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे कराची शहर वो आते हैं, अक्सर यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, मैंने अटेंड करी। ज़्यादातर उन्होंने अब उनको सोलर प्लांट जो सिस्टम है वो देने की भी बात करी। अब जो लास्ट एक सेशन हुआ था तो वो ये चाह रहे हैं कि इनको जो है स्टैंडर्डाइज करें ताकि चीज़ें जो हैं वो ख़ास करके जो गरीब तबका है उसकी जो फूड का, उसकी हेल्थ का, उसकी तमाम वो बेसिक नेसेसिटी जो उसको चाहिए होती है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कराची शहर के लिए आप जैसे बात कर रही थी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था आज से 2 साल पहले, जो ये सीवरेज का आपने मलीर का जो वो वाला रोड जो कि आगे जाके आपका उससे मिलता है खोपरा पार्क की तरफ जो जाता है, वो रास्ता जहाँ पे सीवरेज का बड़ा सिस्टम था, वो पूरा सिस्टम के ऊपर जो काम हो रहा था आधा हुआ, मेरे ख्याल उसके अंदर भी काम होना बाकी, वो पूरा वर्ल्ड बैंक के पैसे से बन रहा था और उस पर काम अभी जारी है। काफ़ी बड़ा वो नाला है, उसके ऊपर तमाम जितने इंटरकनेक्शन जो इलाके हैं उसकी सीवरेज उसमें आनी है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट अच्छा, तेजी से भी हो रहे हैं। मुझे ब्रेक लेना है वेरी क्विकली, उसके बाद वापस आके इस पर गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। आजिज़ भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा था कि एक थोड़ी सी आपको करेक्शन कर दूं कि सिंध में अब हेल्थ के बहुत अच्छे इदारे बने हैं जी। गम्बट इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इदारा है। अच्छा। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन का इदारा है वो। सक्खर में NICVD का बहुत अच्छा यूनिट बना है। सेवन में टंडो मोहम्मद खान में, इन शहरों में NICVD के बहुत अच्छे यूनिट बने हैं दिल के अमराज का। तो कुछ एक तासुर होता है ना कि शायद सिंध के देही इलाकों में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ इदारे बने हैं ज़रूर, ऐसा नहीं है। प्योर जो देही इलाके हैं वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, एग्री हूँ मैं आपसे। लेकिन ये जो इन्होंने NICVD के जो यूनिट्स बनाए हैं, मेरा ख्याल है इसको अगर इनका एक ऐलान था पहले कि सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD का एक यूनिट होगा, अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा काम अच्छा होगा। अब ये जो आप बात करें ना आजिज़ भाई, मैं बिल्कुल इससे सेकंड करती हूँ कि देखें अंदरून सिंध मेरा भी जाना हुआ है। थरकोल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, वहाँ तक गए, बाय रोड गए, इसके आगे भी जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर किया है सिंध में। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी लगती है ना, वो तो हम बेसिक डिस्पेंसरीज जिनको कहते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हम जिनको कहते हैं, जहाँ पर फिजिशियंस अवेलेबल हों, आपके कंसल्टेंट्स अवेलेबल हों, उसका मुझे इंतहाई फुकदान नज़र आया। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो है कोई मेटर्निटी होम्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। थर के आसपास मिट्टी तक आप आ जाएं और मिट्टी से भी और नीचे उतरें तो आपको उसके बाद जाके कि जी कोई टूटा फूटा एक मैटरनिटी होम नज़र आ जाता है। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ की ख़वातीन को अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी होगी तो क्या ऊँटों पे लाद के उसको लेकर आएंगे? कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हस्पताल मौजूद नहीं है। NICVD को यकीनन हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ ये यूनिट्स कायम किए बल्कि 72 कंटेनर्स लगाए डिफरेंट इदारों में। इसी तरह इंडस हॉस्पिटल ने एक जो है मिट्टी के करीब अपना यूनिट बनाया हुआ, मोबाइल यूनिट टाइप। तो ये प्राइवेटली या NICVD इन सेक्टर्स में तो काम हो रहा है, लेकिन हमारी एक जनरल अस्पतालों की और डिस्पेंसरीज़ की, फार्मेसीज़ की, इनकी बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी अभी तक हमें कमी नज़र आ रही है, जो कि सिंध हुकूमत की और महकमा सेहत की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिस पर काम होना ज़रूरी है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक हेल्थ जितने यूनिट्स अगर स्ट्रक्चर मौजूद है तो वहाँ उधर होता है क्या, जब नहीं है तो वहाँ पे भैंसे बंधी हुई हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। लोग आके ये इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा कि दुनिया से अगर पैसे आ रहे हैं वो आपको लगा रहे हैं और उसके बाद वो बेसिक यूनिट्स वैसे ही काम करते रहेंगे। सबसे अहम चीज़ है कि हमारे पास शॉर्टफॉल होता है, डॉक्टर्स का कोई
जाने को, वहाँ पे काम करने को भी तैयार नहीं होता है। ऐसे इलाकों में जब उनकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, या तो वहाँ का मुकामी लोगों को जमा किया जाए, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि ये आपके इलाके का हेल्थ यूनिट है, इसको आपने ही चलाना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बात वही है कि वहाँ के ताकतवर लोग जो है वो उनको भी डरा धमका के या तो अब हटा देते हैं, और वो वाली जगह उनके जो है मवेशी वेरी क्विकली जी, हमारा एक अलमिया है, हम लोग खुद भी काम नहीं कर, सिंध में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं ना वो थर के इलाके, थर के रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो थर में काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात ये कैसे करेंगे? देखें ना यूनिट्स नहीं देखिए, अगर बात है फिर आप वॉलंटियर करो। सेम टीचर्स का ये हाल है, अपने इलाके में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, वो सब भागेंगे कराची और हैदराबाद, वो कहेंगे शहरी इलाकों में जाना है, देही इलाकों में काम ही नहीं करना है। तो ये एज हमें बात फिर वही आ जाती है आजिज़ भाई कि हमने फैसिलिटेट नहीं किया हुआ। अच्छा बड़ा सरकारी अस्पताल हो, तनख्वाहें वही हों, आपको फैसिलिटी मिले तो कोई क्यों नहीं रहना चाहेगा। फैसिलिटीज़ का फुकदान है, तालीम का फुकदान है, इस वजह से जो है वो उन चीज़ें नहीं होती। बहरहाल ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, प्रोग्राम का वक्त बहुत कलील रह गया, माल के हाल पर नज़र डालते हैं। दिखाइए। अच्छा जी, तो कैनेडियन डॉलर जो है वो मेरे ख्याल से पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था स्टेबल था। आज मुझे इजाफा नज़र आ रहा है ना, आज 215 पे पहुंच गया है, 205 सॉरी जी, 205। और कुवैती दिनार तो खैर महंगा ही है, 912 पे उसकी सेलिंग प्राइस है। उसके अलावा यूरो 297 पे। और दिखाइए। इसके अलावा सऊदी रियाल अभी तक स्टेबल नज़र आता है 74.1, और जो यूएस डॉलर है उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो मुस्तहकम है। कल कुछ फ्लक्चुएशन थी। जो सऊदी रियाल है इस पर थोड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि अब हज का सीजन शुरू होने वाला है, तो उस पर ज़रा प्रेशर आएगा, इसलिए रोज़ देख रहे हैं कि अब जो है ना वो कब तक जो बाहर जाने वाले हैं वो तैयारी अपनी हज की अगर कर रहे हैं तो रियाल इस वक्त आप खरीद सकते हैं, फिर और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो आज जाते जाते जो है वो आज हमारे पास किसकी बर्थडे ज़रा वो भी दिखाएं। हमारी एंकर पर्सन है शाइस्ता, आज हम उनको विश करेंगे सिटी 21 की टीम की जानिब से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शाइस्ता। आप आ जाए यहाँ पर, आपका जो है वो केक काटते हैं अभी। आप शाइस्ता थोड़ा सा लेट आती है, शाइस्ता से मुलाकात नहीं होगी, मैं पहले चली जाती हूँ। तस्वीर बना नहीं, हम हैप्पी बर्थडे कह देंगे, आप सब हैप्पी बर्थडे विश कर देना उसको। ये तो अब केक मिल ही जाएगा, यानी कि आज इसका बंदोबस्त केक का हो गया। ऐसा ही है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शाइस्ता, और विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और आप अच्छा शो करती हैं और आगे भी रखें। इसी नोट पर अगर आप भी अपने जो प्यारों को, अपने जो है वो बच्चों को, किसी को भी विश कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप सब हमें डिटेल सेंड कर सकते हैं और हम बर्थडे ज़रूर विश करेंगे। थैंक यू सो मच आजिज़ भाई, आपका शुक्रिया। अयाज आपका शुक्रिया। यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे मैंने शो के आगाज़ में आपको बताया था कि आज वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे है, और ये दिन बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि हम जब कोई दिन आता है ना, तो उस दिन को इसलिए मनाया जाता है या बताया जाता है कि जी जनाब हम इसकी अहमियत को समझें और चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें, उसकी अहमियत को जानें, ट्रेन करें अपने आप को उस दिन के हवाले से, और सोचें कि हम इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, और क्यों इसे दुनिया में आलमी तौर पर इस दिन को या किसी भी दिन को ख़ास तौर पर मनाया जाता है। तो फायर फाइटर्स की भी यकीनन हमारे माशरे के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत है, जिसको हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं। अभी भी कुछ देर पहले मैं ख़बर देख रही थी तो आग लगने का वाक़या पेश आया, कराची के किसी इलाके में मार्केट में आग लगी है। तो ये हमारे यहाँ एक जो है वो रेगुलर चीज़ें चल रही होती हैं, और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स की मद में होता है कि आप देखें आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं, तो उसमें ये फायर फाइटर्स ही हमारे हीरोज़ होते हैं, जो कि हमारी जानों को बचाते हैं, हमारे अमलाक को बचाते हैं, हमारी चीज़ों को बताते हैं। तो हम इस हवाले से आज के शो में बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो के अंदर। डॉक्टर आबिद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सिंध रेस्क्यू 1122 के। वेलकम टू द शो डॉक्टर आबिद। और साथ साथ हसन हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑपरेशन इंचार्ज हैं सिंध रेस्क्यू 1122 के। वेलकम टू द शो हसन। तो जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, रिवाइव करते हैं और रिवाइज करते हैं। कई दफ़ा हमने यहाँ पर भी फायर ड्रिल्स की हैं सिटी एट 10 के सेट पर भी कि कैसे हो सकता है, लेकिन बार बार करने का मकसद ये कि हम अपनी ज़िंदगियों में चीज़ों को शामिल करें, देखें आग लगने के वाक़यात में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो सर आप तो इसमें माहिर हैं, ज़रूर बताइए और इस पर रोशनी में डालिए। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया यहाँ पर, और आज आलमी सतह पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसी तरह से हम सिंध प्रोविंस में भी जो सिंध हुकूमत का एक इदारा है रेस्क्यू 1122, यहाँ भी हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं उन सारे फायर फाइटर्स को, जैसे आपने खुद भी स्टार्टिंग में बताया, और ये वो हीरोज़ हैं
जो किसी भी मुसीबत में, ये वो रेस्क्यूअर्स हैं, किसी भी मुसीबत में कहीं आग लगने के वाक़यात होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, और यही हीरोज़ हैं जो वहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ हमारी जानों को बचाते हैं बल्कि हमारी जो इमलाक है जो उनको भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज आलमी सतह पर एक अवेयरनेस का भी डे है। ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपने ख़ुद भी इसको मेंशन किया स्टार्टिंग में। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम इस तरह के डेज़ तो मनाते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली पॉलिसीज़ हैं हमारे पास उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन होना अभी बाकी है, जिसकी वजह से ये आग के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और कंटिन्यूसली आप देख लें, अभी कुछ दिन पहले भी एक सदर में एक वाक़या हुआ जिसमें एक जनरेटर मार्केट में एक वाक़या हुआ जिसमें आग भी लगी, उसके बाद बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई। उसके साथ साथ आज भी एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी हुई है। सिर्फ मैं आपको एक आदाद व शुमार बता दूं कि इस वक्त जो सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 जो यहाँ पर हमने इस्टेब्लिश की 2022 में की, और 2022 से लेकर और 30 अप्रैल तक 603 केसेस फायर के ऐसे हैं जो 1112 पे रिपोर्ट हुए और जिसमें हमने रेस्पॉन्ड किया। और मैं सिर्फ अगर अप्रैल की बात करूं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो तकरीबन 79 फायर के केसेस हैं जिसमें रेस्क्यू 1112 की टीम्स ने रेस्पॉन्ड किया, और ना सिर्फ वहाँ पर जानों को बचाने की कोशिश की और बल्कि वहाँ पर जो उनकी इमलाक थी, जो माल था, उसको बचाने की कोशिश की। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जानना ज़रूरी है हसन कि अभी जैसे कि आबिद साहब बता रहे हैं कि फैक्ट्रियों में आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं, मार्केट्स में, ये तो बड़े पैमाने पर होते हैं और इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना जाना चाहिए भी और होता भी है, हम देखते भी हैं। घर में आग लगने का कोई वाक़या हो जाए, कोई छोटी आग हो, कोई इलाके में, कोई PMTs में अक्सर लग जाती है, तो उस पर भी फौरी तौर पर 1112 से रब्ता किया जाए तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं हसन? जी बिल्कुल। हमारे पास तो माइनर फायर इंसिडेंट हो या मेजर हो, वो तमाम 1122 पर रिपोर्ट होते हैं और फौरी तौर पे हमारी टीम मोबिलाइज हो जाती है। बट मुसलसल हमारी जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल की टीम है वो कॉलर से राब्ते में रहती है और वो नौइयत पूछती है इमरजेंसी की, वो आइदर कोई सी भी इमरजेंसी हो, कि आप इस इमरजेंसी की इंटेंसिटी क्या है। अब हमें अक्सर कॉल्स आती हैं कि घर में आग लग गई है या सिलेंडर में आग लग गई है, तो अमूमन हमारा जो प्रोटोकॉल है वो ये बताता है कि अगर उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है तो हम उनको सेफ डिस्टेंस पे खड़े होके यूजेज बता रहे होते हैं कि उस आग को बढ़ने से कैसे रोका जाए। उस वक्त इमीडिएटली हमारे यहाँ रिस्पॉन्ड टाइम इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, एक 3 मिनट का टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो है किसी भी बिल्डिंग को पूरी तरीके से आग लपेटे में ले सकती है। तो उतनी देर कॉलर मुसलसल राब्ते में उनको गाइड करता है। बट अलमिया ये है कि यहाँ पे लोगों के पास फायर एक्सटिंग्विशर होते नहीं हैं, और अगर हैं तो उनको ये ट्रेनिंग ही हासिल नहीं है कि हम उनको सिखा सकें कि किस तरह से आप इस फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, अपने पास अपने इक्विपमेंट के होते हुए। मजबूरन खैर वो आग अगर बढ़ भी जाती तो हमारी टीम वहाँ रिस्पॉन्ड करती है प्रोफेशनली और फिर उस पर फायर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे मुल्क के हालात हैं, क्योंकि गैस नापैद होती जा रही है और हर घर में अब सिलेंडर मौजूद है और ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर जी सिलेंडर खरीदा जाए वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर में भी थोड़ा इन्वेस्ट करें। हम इससे पहले भी कई शोज़ कर चुके हैं और उसमें हम ये बार बार बता चुके हैं कि एक जो छोटी सी फायर किट रखें जिसमें एक फायर ब्लैंकेट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो आपकी जानों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो थोड़े से पैसों में आ जाता है लेकिन आपकी ज़िंदगी भर की जो है वो माजूरी से, कोई इस तरह की प्रॉब्लम से या जान से बढ़कर तो नहीं है। तो आबिद साहब, हमारी अभी तक भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, हम उनको चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे होते। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 जैसे इस्टेब्लिश हुआ, हमने ड्रिल्स कराना स्टार्ट कर दी, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट के ऑफिस, हमने हर जगह पर ये अवेयरनेस देना शुरू कर दी कि ये जो इक्विपमेंट है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि वाक़या होना सबसे बड़ा एक अलमिया होता है, उसके बाद फिर उसको सपोर्ट, उसके बाद फिर उसको रेस्पॉन्ड करना, फिर उसमें, क्योंकि ये जो फायर फाइटर्स हैं ये अपनी जानों पर खेल के, आपको पता है, उस आग को बुझाते हैं और वहाँ पर ये करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में उसको रोकना है कि वो आग लगती क्यों है। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि बिल्डिंग्स आपने देखा इस वक्त जो एक्सपेंशन चल रही है, पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके सामने है, हर जगह फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इसका ख्याल नहीं रखा जाता कि वहाँ पर अपना फायर फाइटिंग
का निज़ाम हो, और जो खुदा न खास्ता जब इस तरह की कभी आग लगती है तो उसमें अपना फायर फाइटिंग का जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहा हो। तो इसी वजह से हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जैसे हमने आपको बताया कि रेस्क्यू 1112 फुली इक्विप्ड है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है, अपना रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उनकी सपोर्ट के साथ फुली इंटीग्रेटेड है हमारा कमांड एंड कंट्रोल। 15,000 से 16,000 कॉल्स पर डे हम रिसीव कर रहे हैं, और उसमें 10 to 15% कॉल्स जो आती हैं वो फायर से रेलेवेंट होती हैं, और बहुत ज़्यादा वाक़यात बढ़ जाते हैं डिफरेंट वेदर की वजह से। RTAs आप देखें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है। पहले तो CNG के बहुत ज़्यादा केसेस होते थे, अब तो CNG नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें छोटी गाड़ियाँ जो LPG पे चल रही हैं उसका ख्याल नहीं रखते। अभी जिस तरह का सीज़न है, इस तरह के वेदर में भी जो है वो गाड़ियों के इंजन में इतनी ज़्यादा गर्मी में हीट अप होने के बाद भी वाक़यात बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये जानना ज़रूरी है वर्ल्ड फायर फाइटर डे के हवाले से कि हम इंसिडेंट्स पे, रेस्क्यू पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन फायर फाइटर्स के जो हुकूक हैं उनको नहीं भूल सकते। हमारे यहाँ जो वर्ल्ड के मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हसन, मैंने एक अरसे तक देखा है कि फायर फाइटर्स को बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड रहे, सैलरीज़ के मामलात हों या जो है ना ट्रेनिंग्स के मामलात हों, या इतने एजड हैं कि वो अरसा दराज से जी चल रहे हैं तो वो कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, चेंजेस आए हैं इनके अंदर या नहीं आए हैं, या किस तरह से इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही हैं? नहीं मैम, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है कि यहाँ पे अलमिया था, बट स्पेसिफिकली अगर मैं सिंध की बात करूँ तो रेस्क्यू 1122 के आने के बाद जो राइट्स या जो प्रोटोकॉल फायर फाइटर को गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है अब बीइंग अ रेस्क्यूअर, वो बहुत कमेंडेबल है। रही बात इनकी ट्रेनिंग की, तो रेस्क्यू 1122 का हर रेस्क्यूअर 6 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग करके आता है। इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंजाब में जो हमारे पास है वो इंसराज सर्टिफाइड है, पंजाब रेस्क्यू एकेडमी 1122। वहाँ से हर रेस्क्यूअर फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग करके आएगा 6 महीने की, और वो जब तक के ट्रेनिंग पास आउट नहीं कर लेगा सक्सेसफुली सारे मॉड्यूल्स में, तब तक वो यहाँ इंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, इससे पहले कि हम जो है ना वो बढ़ना चाहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, लेकिन डॉक्टर आबिद, एक बड़ा बेसिक सा सवाल ये कि दुनिया भर में हमने हर प्रोफेशन को देखा है कि उसको बताया जाता है, बच्चों को स्कूल लेवल पर सिखाया जाता है, उसका शौक़ पैदा किया जाता है। अब हमारे यहाँ कोई फायर फाइटर क्यों बने, तो हम किस तरह से फायर फाइटर्स को देखते हैं? सिर्फ मजबूरी में लोग आ रहे हैं क्या, मतलब किस तरह से हम कर रहे हैं रिक्रूट? देखें, मेरे ख्याल से तो मजबूरी में इस वक्त कोई नहीं आ रहा, और इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 में लोग आ रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट की वजह से आ रहे हैं। और आप इस वक्त आपके लेफ़्ट और राइट पे 2 हमारे फायर फाइटर्स भी खड़े हुए हैं। देखें, जैसे हम डिस्कशन करते हैं कि इनके राइट्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इनको राइट्स पूरे देंगे, इनकी अपनी सेफ्टी का ख्याल करेंगे, और जब ये फायर फाइटिंग करने जाते हैं और ये फुल फायर फाइटिंग टर्न आउट गियर्स के साथ जाएंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें इनको हीरो बनाना है। और जैसे हम बाकियों को हीरो बनाते हैं, जब तक हम इनको हीरो नहीं बनाएंगे तब तक लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं होगा कि क्या ये लोग भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे हमारे बाकी जवान यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम सबको मिलकर इनको हीरो बनाना है, और इसी तरह से लेकर इनकी वेलबींग के लिए इनका साथ हमें देना है। जब खुदा न खास्ता इस तरह के किसी इंसिडेंट में ये हमारे पास वहाँ पहुँचते हैं, तो बजाय कि हम इनको वहाँ पर रेजिस्ट करें, वहाँ पर कोई मॉब क्रिएट करें, इनका साथ दें, इनकी सपोर्ट करें, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इसका सोसाइटी। बिल्कुल ऐसा ही है। डेमोन्स्ट्रेशन हम जी देख सकते हैं किस तरह से जना अगर वो हो तो, और मुझे ज़रा कॉस्ट्यूम वगैरह के बारे में भी बताइएगा, डिटेल्स वगैरह। ये हमारे पास 2 टाइप्स के आप देख रही हैं कि फायर फाइटिंग सूट्स जो हैं दोनों फायर फाइटर ने अपने पहने हुए। एक ये ऑरेंज वाला है, एक ब्लू वाला। असल में हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं किसी भी फायर फाइटिंग को डील करने के लिए, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव। अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर जाके फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो हम ऑफेंसिव फायर फाइटिंग करेंगे, और अगर हम स्ट्रक्चर के बाहर हैं तो हम डिफेंसिव करेंगे। ये ऑरेंज सूट जस्ट कलर इसलिए थोड़ा विजिबल होता है हमें ऑफेंसिव फायर फाइटिंग में। अगर किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं और वहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी ज़ीरो है, तो ये थोड़ा कलर वाजे होता है, जस्ट कलर का डिफरेंस है। हेड टू टो हमारा पूरा फायर फाइटर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन अपनी इंश्योर करेगा। जब तक वो सेफ्टी अपनी इंश्योर नहीं करेगा तब तक वो आगे दूसरे की सेफ्टी नहीं कर सकेगा। इसके साथ SCBA सिलेंडर हमारा लगा हुआ होता है, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस, यानी ये वो एपरेटस है जो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सांस नहीं ली जा सकेगी, ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन मौजूद है तो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट मौजूद हैं जो इनको कोलैप्स कर सकते हैं, ये सिलेंडर और ये LDV मास्क पहन के ये अंदर जाके फायर फाइटिंग करेंगे। ये जो सूट होता है ट्राई लैमिनेटेड सूट होता है, यानी 3 लेयर्स इसके ऊपर होती हैं किसी भी आग से किसी हद तक बचाने के लिए। फायर रिटार्डेंट होता है, फायर प्रूफ हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे कि एक हद होती है कि उसके बाद ये भी जलना शुरू हो जाता है, बट फॉर अ सर्टेन टाइम ये आपको आग से बचा सकता है।
और अंदर जाके किसी भी विक्टिम को ये एक्सट्रिकेट करके लेकर आ सकते हैं सेफली। सही, हम डेमो देख सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में? डेमो बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास हमने ये आप ही के स्टूडियो से लिया है फायर एक्सटिंग्विशर। ये अच्छी बात है कि यहाँ रखा हुआ है और चार्ज्ड भी है। इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जैसा कि आपने पहला सवाल किया था कि लोगों को आता नहीं है, ये रखा होता है बट उन्हें यूज़ नहीं आता। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला है पास का, PASS। पास में 4 वेरिएबल हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें बड़े आसान से मायने पुल द पिन, एम द नोज़ल, स्क्विज द नोज़ल एंड देन स्विप साइड बाय साइड। तो मेरा जो फायर रेस्क्यूअर है वो इन्हीं 4 स्टेप्स से आपको छोटी सी डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे करके बताएगा कि अगर आप कहीं आग देखते हैं तो ये पुल द पिन इसने कर ली। अब ये जो इसकी नोज़ल है उसको एम करेगा टू द फायर बेस। अब स्क्विज करेगा और स्विप साइड बाय साइड, यानी इस तरह से आपने जिस तरह से झाड़ू लगाई जाती है इसको बैक एंड थ्रो मूव करनी है ताकि जो सीट ऑफ फायर हो पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो जाए। एक दफ़ा फिर बताइएगा ज़रा। अच्छा, ये मैंने भी सीख लिया कई शोज़ के अंदर। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जी, बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन बात ये ना कि हमें पता ही नहीं होता, और इमरजेंसी में तो वैसे ही आसाम जो है ना लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता तो क्या करना होता है। ये ना सिर्फ घर में होना चाहिए, आपके जो आपकी ऑफिस स्पेसेस हैं वहाँ होना चाहिए, आपकी गाड़ी में होना चाहिए। और आजकल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात भी करते हैं कि EV का ज़माना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी यूज़ हो रही हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक एक नई एक टेक्नोलॉजी है इस वक्त चल रही है, खुदा ना खास्ता उसमें जब आग लग जाती है तो आपके पास प्रॉपर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स और प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए कि उसको अगर खुदा ना खास्ता उस गाड़ी में लगेगी तो आपको कैसे करना होगा। लेकिन ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। खुदा ना खास्ता घर में जब आग लगती है तो लोगों के पास लगे भी हमने देखे हुए हैं लेकिन चलाना नहीं आते। तो ये मैं सबसे यही उम्मीद रखूँगा और मेरा मैसेज भी सबके लिए यही है कि काइंडली अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ख्याल रखें। जिन ऑफिसेज़ में आप जा रहे हैं और जिन बिल्डिंग्स में आप रह रहे हैं वहाँ पर ज़रूर इसका एक क्वेश्चन करें वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि आपकी सेफ्टी के लिए चीज़ें होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता इसके साथ अगर कोई और बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे एग्ज़िट कहाँ से होना है, वहाँ पर सीढ़ियाँ किस तरफ है और किस तरह से उनको निकलना है। तो फायर ड्रिल्स बहुत मस्ट हैं, वो ज़रूर कंडक्ट होनी चाहिए। और रेस्क्यू 1112 इस वक्त आपकी एक ही फ़ोन कॉल पर है, कहीं भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत हो बिल्कुल वी आर जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद, आपने वक्त दिया, हसन आपने वक्त दिया, और आपके फायर फाइटर सबसे ज़्यादा तो ये कि यही हमारे रियल हीरोज़ है। जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं ना तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि वो एक आसरा भी हो ना, तो सबसे ज़्यादा आप सब चीज़ों को छोड़ के कहते हैं यही सबसे ज़्यादा कीमती आदमी है, क्योंकि वो शख्स आपकी जान बचाने के लिए वहाँ पर होता है। तो इनकी इज्जत करें। जब भी फील्ड में आपको एमरजेंसी में रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो या काम करो तो मैंने देखा है कि जमकट्टा लगाया होता है, कई दफ़ा मैंने रिपोर्ट किया है फायर ड्रिल्स में भी। और हम जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो बड़े ही मुश्किल बेचारों को पेश आ रहे, पीछे हो जाएँ, उसमें सहाफ़ी भी शामिल होते हैं। तो मसला ये होता है कि आप काम करने दें। दूसरी चीज़ ये कि 1122 आपकी एमरजेंसी रिस्पांस सर्विस है, खुदारा उसके ऊपर फेक कॉल्स ना किया करें। ये भी एक बहुत बड़ी कंप्लेन हम सुनते हैं अक्सर। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आप ये बड़े से साइज़ में देख रहे हैं, छोटे साइज़ में भी अवेलेबल हैं, मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल है, जिसको आप थोड़े से 1000 रुपये, कुछ चंद हज़ार रुपये जो इन्वेस्ट करके अपने घर में रख सकते हैं और किसी भी बड़ी आफत से महफूज रह सकते हैं। आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम पहुँचाना आप सब तरफ ज़रूरी था कि ये हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी इस वक्त बन चुका है, क्योंकि हर घर में सिलेंडर्स मौजूद हैं, हर घर में जो है वो इलेक्ट्रिक के अप्लाइंसेस मौजूद हैं जिनमें कभी भी आग लगने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। तो अपनों को बचाइए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और जो लोग आपकी सर्विस कर रहे होते हैं उनकी इज्जत कीजिए और उनसे भी मोहब्बत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। आप दोनों का भी शुक्रिया। यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम कुछ शामिल करेंगे उन ख़वातीन को जो कि हमें देखते हैं कि हम हर तरह की ख़वातीन को काम करता हुआ देख रहे हैं और ख़ास तौर पे हम वीकेंड्स पे उनसे मिलवाने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि वीक डेज़ बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो आज हमने फिर बुलाया है उनमें से 2 ऐसी ख़वातीन को जो कि एक डिज़ाइनर हैं, एक शेफ़ हैं और किस तरह से अपना जो है वो बिज़नेस भी कर रही हैं। काम कैसे स्टार्ट किया, कैसे इस्टेब्लिश किया, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सायरा अल्ताफ़ हैं जो कि शेफ़ हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बड़े मज़े के, जब ये आए साइड पे तो खुशबू आने लगी और भूख लगने लगी तो मज़े के खाने बनाती हैं। वेलकम टू द शो सायरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और साथ साथ मेरे साथ हुमैरा भी मौजूद है। हुमैरा पहले भी शो में आ चुकी हैं। हुमैरा वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप हुमैरा?
है। कलर जो आपने पहना हुआ है ना, ये आजकल इतना मेरा फेवरेट हुआ है, हर चीज़ में ना वही नज़र आ रहा होता है, फिर छोड़ना पड़ता है कि कितने ऐसा लेना ये है। कलर बहुत ज़्यादा आजकल बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत इन भी है, तो बहुत नाइस, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। तो सबसे पहले जो है ना वो सायरा, आप क्या क्या बनाती हैं, क्या स्पेशलिटी है आपकी और किस तरह से काम करिए, ज़रा बताएं। मैं होम बेस्ड शेफ़ हूँ और मेरा डेली बेसिस पे लंच सर्विस जाता है ना। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, मैं डेली 40% का दोपहर में मार्केट्स एंड ऑफिस में मेरा लंच जाता है। गुड। और मैंने ये काम 6 ईयर पहले स्टार्ट किया था ना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें वो पैरालाइज्ड हो गए थे। सही। और मेरे 3 बच्चे भी हैं, तो इस वजह से हालात के हिसाब से काम ज़रूरी था कुछ ना कुछ करना। और खाना मैं शुरू से अच्छा बनाती थी। फिर मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आप ये काम स्टार्ट करो। मेरे कज़न्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनकी शॉप्स हैं, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ लंच सर्विस भेजना स्टार्ट करें। वहाँ से स्टार्ट किया, इसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और माशाल्लाह मैं लंच 40% का डेली दोपहर में बेच रही हूँ ना। ज़बरदस्त। तो अगर कुछ पैकेजेस वगैरह बनाए हुए हैं आपने डेली, या फिर एज़ पर डिमांड उनको बना के देती हैं? नहीं, मेरा मेन्यू बना हुआ है 15 डेज़ का, तो इसलिए वो डेली जिस तरीके से मेन्यू बना हुआ इस तरीके से मेरा खाना जाता है। वैसे मैंने अपना काम फ्रोज़न आइटम से स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा कि इस पर अवेल करना चाहिए। तो इस वजह से फिर इस तरह से मेरा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ज़बरदस्त। तो एक जो लंच है वो उसमें किस किस तरह के डिशेस और कॉम्बिनेशन है आपके पास, और कितने रुपीज़ आपको जो है ना वो डेली पड़ता है एक लंच बॉक्स? मैं एक लंच बॉक्स के जैसे हम अगर मंगवाएं फॉर एग्जांपल, पर आपको तो पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आप ही को पता है, लेकिन बायर क्या दे? पर पर्सन 350 लेती हूँ मैं। ठीक है। तो उसमें सालन रोटी भी होती है, बिरयानी भी होती है, कभी सिंगापुरियन राइस भी होते हैं, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे सालन चावल भी होते हैं। तो पर पर्सन 350 ही है मेरे। ठीक। और साफ़ सुथरा खाना, पैकेजिंग वगैरह खुद ही करती हैं? किस तरह से बेचती हैं? प्लास्टिक फूड कंटेनर्स में उनको? जी, कंटेनर्स जो डिस्पोजेबल मिलते हैं मैं उसी में पैक करके भिजवा देती हूँ। सही, ज़बरदस्त। ऑफिसेज़ वगैरह में भी जा रहा है? जी, ऑफिसेज़ वगैरह में जाता है। मोबाइल मार्केट सदर में, वहाँ पर भी मेरा खाना जाता है। और किसके थ्रू? राइडर्स के थ्रू? जी, राइडर्स नहीं, मेरा अपना राइडर है, वो ही डेली ले जाता है मेरा खाना। सही, टाइमिंग फिक्स है उसके हिसाब से वो लेके जी चला जी जी जाता है। बिल्कुल, 1 बजे घर से खाना चला जाता है मेरा। सही, ज़बरदस्त। तो ये यकीनन अच्छी सर्विस है, लोग बना के ऑनलाइन लंच बॉक्स सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिस वालों को तो रोज़ाना ही खाना चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम पे रोज़ आपको बाहर से खा के भी आप थक जाते हैं, तो होममेड फूड भी आपको मिल जाता है। हुमैरा, आपके आज इस दफ़ा कलेक्शन में क्या क्या जो है ना वो आ गया है, क्या डिफरेंट आपने बनाया है? गर्मी बहुत बढ़ गई है, उस हिसाब से भी कुछ दिखाएं। बिल्कुल, मैंने लॉन में 2 पीस सेम दिखाती भी जाएं ज़्यादा साथ साथ ना, ताकि हाँ आप दिखा सकती हैं। ठीक। अच्छा, देखिए यहाँ लॉन का जो है वायर को आप उधर से पहले निकाल लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना। जी, यहाँ पर है, देखें ये करारा ड्रेस लॉन में। अच्छा, ये लॉन है, ओके। स्टफ़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की कलेक्शन बहुत ज़्यादा इन है। सही। इसमें लड़कियाँ हर एज की ख़वातीन जो है वो इजीली इसको वेयर करती हैं। साइज़ बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि नॉर्मली गरारे जो होते हैं थोड़े से टाइट होते हैं, तो उसमें ऑर्डर करते हुए थोड़ा सा डरते हैं ऑनलाइन लेडीज़ के, ऐसा ना हो कि टाइट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने साइज़ ऐसा रखा है कि वो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करें तो आपको टाइट नहीं होगा। सही, ये भी गरारा है? ये भी गरारा है। अच्छा, तो कहाँ पहन के जाएं ये लॉन के जो गरारे आजकल चल रहे हैं, कहाँ पहन रही हैं ख़वातीन? ज़्यादातर ये है कि छोटी ही कोई तकरीब है उसमें ज़्यादातर वेयर किए जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सही, माशाल्लाह इसमें रिस्पांस भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक। इसके अलावा जो है 2 पीस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटेड 2 पीस सेम प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है। ये देखिए इस तरह से, ये सेम इसके साथ प्लाजो है। भी तो बहुत इन है आजकल ना, है मेरे पास माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पफ स्लीव्स का वैसे भी आपको पता है कि लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। इसके साथ है प्लाजो, बहुत खूबसूरत इसमें भी लुक आती है, लॉन्ग लेंथ पर है। ठीक है। इसके अलावा जो है 2 पीस प्रिंटेड इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है। इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रिंटेड नॉर्मली ख़वातीन ऑफिसेज़ में भी पहनती हैं, घरों में भी बाय करती हैं। तो प्रिंट माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी जो है
बहुत अच्छे इस तरह के तो वाकई ऑफिस वगैरह कैजुअल वेयर में भी आपको जो है बिल्कुल। ना बहुत और अगर easy जो हो थोड़ा जाता सा है। डिसेंट खवातीन होती हैं वो सॉलिड की तरफ आती हैं, तो सॉलिड में आजकल solid फैब्रिक भी बहुत सॉलिड fashion बहुत ज़्यादा, सॉलिड की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो कपड़ा आप 6 मंथ बाद भी निकाल कर वेयर करें ना, तो वो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये प्रिंट पुराना हो गया, अभी से हम नहीं पहन सकते। तो खवातीन इसलिए जो ज़्यादातर डिसेंट पहनना चाहती हैं ना, वो सॉलिड को सबसे पहले लेती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। सॉलिड में हमारे पास जो है वो डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, फैब्रिक की डिज़ाइनिंग हो गई, यहाँ पर इस तरह से लेसेस की डिज़ाइनिंग हो गई है, ठीक। तो डिफरेंट कलर्स डिज़ाइंस इस तरह से आपको नज़र आएंगे। ये सब लॉन पे ही है डिजाइन ये फैब्रिक जो है बरीज़र लॉन कॉटन होती है, ठीक है। वॉश करें ख़राब नहीं होती, कलर फेड नहीं होता, कोई कंप्लेन नहीं होती। बाज़ फैब्रिक ऐसे होते हैं ना कि जो हम लोग बाय कर लेते हैं, फिर वो फर्स्ट वॉश के बाद ही जो है वो कलर फेड हो जाते हैं, या फिर जो है वो श्रिंक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंप्लेन नहीं आती इनमें। बरीज़र लॉन कॉटन जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होती है। अब अगर आप इस तरह से देखें तो सॉफ्ट कलर में, अच्छा इनमें होता ये है कि सॉलिड अगर 2 पीस आपने बाय कर लिया है ना, तो आपके पास नॉर्मली घर में प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, वो आप इसके साथ आजकल वेयर बहुत करें, चल भी बहुत रहा है ज़्यादा अच्छी लुक आती है, बहुत ज़बरदस्त लुक आती है इसमें। तो सॉलिड में भी मेरे पास माशाल्लाह बहुत है। यहाँ कुछ अभी ब्लैक एंड व्हाइट कलेक्शंस में देख रही हूँ सारी आउटलेट्स में आ गए हैं और मुझे ब्लैक एंड आपके वाइट इसमें मेरे भी पास दिख रहा है। जी, हाँ। ब्लैक एंड वाइट यहाँ डिस्प्ले में सिर्फ एक ही मैंने रखा है, बाकी ब्लैक एंड वाइट में आपको तकरीबन 10 से 15 डिज़ाइन मेरे पास मिल जाएंगे। अच्छा लग और रहा है। बहुत इनकी क्या ज़बरदस्त ये 2 पीस हैं, अच्छा। उनके प्राइसेस वगैरह भी बताएं ज़रा, लोग जो लेना प्राइसेस चाहते हैं। सबसे पहले तो आप इनका फैब्रिक चेक करें, ठीक है, फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है। फैब्रिक के साथ स्टिचिंग प्रॉपर फैब्रिक तो आपको वाकई मिल रही सॉफ्ट है, यस। है, स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो कहीं से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो उसकी स्टिचिंग देखी जाती है कि उसकी लुक क्या आ रही है, कट्स उसके क्या है। ऐसे ही है। अगर आप अपने लिए कुछ एक डिज़ाइनर से ड्रेस डिज़ाइन करवाते हैं तो आपकी फिजिक्स उसको पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा कट जो है वो सूट करेगा, कौन सा नहीं। सही। तो हमारी जो कलेक्शन है मेरी माशाल्लाह, मैं इसमें ये चीज़ देखती हूँ कि वो आप ऑफिस गोइंग लेडी हो या घर में रहने वाली, वो दोनों को ही अच्छी लुक देता है। साइज़ ऐसे होते हैं, नॉर्मली मार्केट के जो साइज़ होते हैं वो साइज़ नहीं होते हैं मेरे पास। माशाल्लाह साइज़ बहुत प्यारे होंगे कि आप रिपीट ऑर्डर करेंगे। प्राइजेज़ ऐसे हैं कि सॉलिड आपको जो है वो 3000 का मिल जाएगा 2 पीस में। जी, सही है। और प्रिंटेड आपको 2500 में। सही, तो बड़े नॉमिनल से प्राइसेस हैं। बहुत और ज़बरदस्त। अभी तो आप स्टिचिंग में ही चले जाएं, इतनी ख्वार ये बेलेट Stitching- ढूंढें, ये करें, तो मुझे तो बड़ा वो होता है ना, बिल्कुल। सहरा के बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें किसी बंदे को ढूंढ, कोई गिफ्ट में जो सिलाई वाले कपड़े तो किसी को ढूंढती, कोई करवा दो यार, क्योंकि टाइम जो है ना वो आपको मुझे बहुत contact consume कर होगा। लीजिएगा, मैं हाँ, आपको हुमैरा का stitching- नंबर जो है ना मैं अपने पास सेव ही कर लूँगी। उमूमन ये होता है कि अब हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर जो है ना स्टिच ही ले लें, कि जो तैयार मिल जाए। वो जो आ जाते हैं गिफ्ट्स वगैरह, उनको स्टिचिंग कराना एक बड़ा हैक्टिक काम है हमारा, वो फंस जाते हैं कपड़े पे। नाइस कलर, स्क्रीन पे भी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कलर देखें आप सामने वहाँ पे कितना प्यारा आ रहा है वहाँ पे। ये कलर जो है बहुत कम आता है ग्रीन, लेकिन ग्रीन जब आता है Refreshing सा तो है। जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत सी लुक है। थोड़ा डिसेंट आपने लेना है तो लाइट कलर में आप ये इसको भी स्क्रीन पे दिखाएं। कलर्स अच्छे हैं, आप इनको सॉलिड दुपट्टों के साथ भी पहने, मतलब 1 कलर आपका इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा हो तो वो भी अच्छा लगेगा। और बड़े नॉमिनल से प्राइसेस है। चुनरी प्रिंट तो अभी एक और ब्रांड ने बहुत ज़्यादा दोबारा इसको रीलॉन्च किया है, तो वो चुनरी बड़ा तो दोबारा आ मेरा जो गया है है फिर से चुनरी। मेरा तो देख देख के चुनरी को दिल ही भर गया, इतना बना दिया है चुनरी में। चुनरी लेकिन मैंने भी एवरग्रीन बहुत है, एवरग्रीन है ना, सदाबहार। चुनरी पुराना नहीं होता। चुनरी कभी भी पुराना नहीं होता। और चुनरी की मेरे पास जो है आपको मदर एंड डॉटर कलेक्शन में डिफरेंट डिज़ाइन मिलेंगे। यहाँ मैंने मतलब मैं ला नहीं सकती हूँ, मेरे पास आपको जो है फ्रॉक्स मिलेंगी चुनरी में, मदर एंड डॉटर की सेम, और 2 पीस आपको मिल जाएंगे जैसे आप ये देख रही हैं, ये प्लाजो के साथ में है। और ये इसमें इसका कट colours भी आपको फ्रॉक मिलेंगे। टाइप का ही कट है ना जी। इस तरह से। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइस ब्लू सा जो कलर है, ये दिखाएं क्या है कलर? अच्छा कलर सा आइस बहुत ब्लू तो खूबसूरत नहीं है है। खैर ये, लेकिन क्या कहते हैं इसको, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू स्काई प्रिंट ब्लू आप देखिए। तो ये भी गर्मियों में अच्छा लगता है। और स्टिचिंग भी आप देखें, मेरे पास हर चीज़ आपको स्टिचिंग का जो मैं बार बार कहती हूँ वो ऐसी होती है कि आपको कंप्लेन नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो मार्केट में देखते हैं वॉश करने पर ये सारा थ्रेड निकल जाता है, लेकिन हम इसको भी ओवरलॉक करवाते हैं कि कंप्लेन ना आए। ओवरलॉक चुभेगा भी नहीं, ठीक है, जी ज़बरदस्त। तो बड़े अच्छे, आप जब तक इनको दोबारा से सेट करें मैं ब्रेक लेकर वापस आती हूँ। जी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बातें हो रही हैं यहाँ पे ख़वातीन के स्किल्स के हवाले से। तो आपने देखा कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम ख़वातीन कर रही होती हैं लेकिन उसको छोटे से स्टार्ट नहीं करती।
तो इनिशिएटिव लेना सायरा आप समझती हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपके साथ तो एक इंसिडेंट हो गया लेकिन आपने उस इंसिडेंट को प्रोडक्टिव बना लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आगे मुझे बढ़ना है और अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ख़वातीन कर सकती हैं या हिम्मत बस थोड़ी सी करनी होती है सायरा? बिल्कुल जी, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने और रिश्तेदारों ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर हूँ। और इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों की तरबियत करना, घर के अखराजात, तो इसलिए किसी से मांगने से बेहतर है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये बताएं, जैसे भी मैं ब्रेक में भी पूछी थी, टिफ़िन सर्विस जो है वो आपकी, वो कराची के कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में किन किन को आप प्रोवाइड कर रही हैं और कहाँ तक एक्सपेंड कर सकती हैं? जो लोग देख रहे हो, चाह रहे हो करना, तो आप? मैं हर जगह पे मैं बेच सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। राइडर चले जाते हैं ना, जैसे अभी मेरा जंग प्रेस पे जा रहा है ऑफिसेज में, और इसके अलावा शेरशाह में जा रहा है 2 जगहों पे। सही। और यहाँ पे सदर में मोबाइल मार्केट में मेरा खाना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 40% का मैं डेली भेज रही हूँ। तो अब वो डिलीवरी वगैरह वो आप उनसे तो चार्ज नहीं करती, क्योंकि फिर अगर हर बंदा अगर 350 का खाना मंगाए और डिलीवरी अलग अलग देनी पड़ती है क्या? इस तरह नहीं, से वो होता है? राइडर डिलीवरी अपनी लेंगे ना, मैं तो अपने खाने की कॉस्ट ले रही हूँ ना। ठीक है। नहीं तो सारे लोगों से डिलीवरी चार्ज? नहीं, सारे लोगों से नहीं। जैसे सदर में जाता है 20% का, तो वो एक साथ जाता है, फिर वो लोग सब मिलकर उनको डिलीवरी चार्जेस दे देते हैं। सही। मंथली फिक्स्ड होते हैं या आप लोग डेली बेसिस पे चार्ज? नहीं, वो मेरा अपना राइडर है, तो वो मंथली बेसिस पे सब मिलकर दे देते हैं उनको। ठीक जी। और इसी तरह खाने के भी मंथली आप ले लेती हैं या आप रोज़ के रोज़ चार्ज करेंगी? वीकली लेती हूँ पेमेंट, ताकि मुझे भी आगे काम करने में सामान आसान खरीदना है। है, जी, चीज़ें सामान वगैरह वीकली पेमेंट लेती हूँ मैं उनसे। ठीक। तो ये कि आगे फिर दूसरे नेक्स्ट वीक के लिए मुझे रेडी करना पड़ता है सब कुछ, इसलिए। अच्छा हुमैरा, जैसे अब आगे जाके जो है ना वो अभी सीज़न आ रहा है, अभी बकरीद आ जाएगी और जो है ना शादियों का सीज़न भी है, तो उस हवाले से किस तरह के ड्रेसेस? अभी ये तो हमने देखा कि कैजुअली बकरीद में भी इस्तेमाल, जैसे वो गरारे वाला सीन है वो तो बकरीद में भी पहन सकते हैं। आइडिया आ गया मुझे क्योंकि मैं तो प्रेफर करती हूँ भाई लॉन के जोड़े हो जाए घर में और कोई इवेंट हो तो, क्योंकि बच्चों के साथ और घर की एक्टिविटी और ईद तो वो बहुत मुश्किल। लॉन का ऐसा ड्रेस हो कि जैसे फैंसी ड्रेस है ना वो लटका रह जाता है, बाकी दूसरे सारे कपड़े यूटिलाइज हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लॉन के मैंने यहाँ पर आज लाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि समर सीज़न है और जैसे आप बकरीद के हवाले से कह रही हैं फैंसी कलेक्शन है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फैंसी में आपको टॉप क्लास मेरे पास मिलेगी, लेकिन वो अनस्टिच हम लोग रखते हैं, उसको हम स्टिच बहुत कम करवाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, फिर साइज़ का इशू आ जाता है। तो अनस्टिच में होता ये कि अदर कंट्री से या पाकिस्तान से जो भी ऑर्डर आता है तो हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको स्टिच करके प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा पेज वगैरह है उस पर अपलोड कर देती हैं या तस्वीरें पर्सनल व्हाट्सएप करती हैं, किस तरह से जाना वो देखते हैं? पर भी होती हैं, इंस्टा पर है पेज पर, एफबी पर पेज है दिस स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर, और उसमें लाइव होते हैं और फेसबुक आईडी से भी लाइव होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया का, आपको पता ही है फेसबुक पर, तो उन ग्रुप्स में भी लाइव होते हैं। अच्छा। और व्हाट्सएप पर पिक्चर्स होती हैं, तो जहाँ ऑडियंस जहाँ की जिस ग्रुप की होती है या जिस भी प्लेटफॉर्म की होती है सोशल मीडिया की, वो वहीं ज्वाइन कर लेती है और वहाँ से फिर ऑर्डर करती हैं। सोशल मीडिया एक वाकई बहुत बड़ा टूल है जिसने लोगों को बिज़नेस की तरफ जो है ना वो राग़िब किया और बिज़नेस प्रमोशन में, मार्केटिंग में बहुत हेल्प किया, क्योंकि पहले अगर ख़वातीन घर में जो दर्जनें होती थी और बना भी लेती थी कपड़े वगैरह डिज़ाइन भी करके, तो अब उनको सेल कैसे करें ये एक बड़ा मसला होता, तो ख़वातीन आगे बढ़ नहीं पाती थी। इसी तरह खाने का भी था, बहुत अच्छा खाना बना रही हैं लेकिन अब कैसे भेजें? अब ऑनलाइन बहुत आसान हो गया है, तो आप भी ऑनलाइन पेज वगैरह के थ्रू भी ऑर्डर्स आते हैं? जैसे होता ना कि जी हमें 5 किलो बिरयानी चाहिए, तो क्या वो आप बना के दे देंगी, या पेरी बाइट्स जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं? किस तरह ये भी आपका चल रहा है, सिर्फ टिफिन सर्विस है? नहीं, पेज मेरा अपना पेज भी है जिस पर रमज़ान में मैंने बहुत काम किया, बहुत ऑर्डर्स आए थे माशाल्लाह, और काफ़ी लोगों ने फ्रोज़न मुझे ऑर्डर किया था। सही। मेरा अपना पेज बना हुआ है कुक क्राफ्ट बाय सायरा अल्ताफ़ के नाम से, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा मेरे पेज पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो उस पर भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं? उनकी तबीयत बेहतर है, वो ठीक है? बेड पर ही हैं वो, लेकिन बैठे बैठे भी उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ तक। ऐसा ही है भाई, अब होना भी जो है ना वो एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको इंसान को सपोर्ट रहती है। मॉरल सपोर्ट जब तक ना हो तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किल है। बच्चे पढ़ रहे हैं? जी जी, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स में? मेरा बड़ा बेटा जो 14 ईयर का है वो 8 क्लास में है, बाकी 2 बेटियां हैं मेरी छोटी, एक 9 ईयर की है, एक 6 ईयर की है।
एक KG 1 में है और एक 4th क्लास में है। ज़बरदस्त। तो ज़िंदगी में आप किसी चीज़ को हर्डल ना बनाएं। देखें आप, एक हादसा हुआ, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किल आती है, लेकिन आप उसको अच्छे चीज़ में तब्दील करें। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। बच्चे पढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बेहतर बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं साहिरा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हमारा चैलेंजेस से निमटना जो है ना, वो ख़वातीन को अपने आप को और इन चीज़ों को करें तो फिर बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हादसा हो तो ही आप कोई स्टैंड लें। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहली मेन चीज़ आती है कि इंसान पैदा हुआ है तो उसके ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उसे लाजमी चाहिए। अब वो लाजमी चाहने के लिए ये लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब हस्बैंड पर ही डिपेंड करें या घर के वालिद हैं, भाई हैं, उन पर ही डिपेंड करें। मैं समझती हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ हमें, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, इस दौर में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है तो आपको पता ही है, कराची में जो है गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं है, तो प्राइवेट की तरफ अगर जाएं तो उसमें इतना कुछ अर्निंग होती नहीं है कि वो इजीली एक घर जो है अच्छे तरीके से चल सके। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूँगी कि लड़कियाँ हों, ख़वातीन हों, जो भी हों, वो एक स्किल्स लें, उसके बाद जो है दोनों मिलकर अगर करते हैं तो एक घर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। और दूसरी बात है, ख़वातीन को जो है ना वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ आप घर से बैठ के करें, आप घर से बाहर करें, जिस भी कैपेसिटी में आप कुछ कर सकती हैं ना आप करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना बड़ा चेंज आता है। मुश्किल होता है बहुत सारी जगह पे जो है ना, वो आप इमोशनल ड्रेन में भी चले जाते हैं, आपको चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, आप करना भी नहीं चाहते, लेकिन आप अपने आप को पुश करते रहते हैं तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी भी बहुत प्रोडक्टिव रहती है। ब्रेक ले लेती हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है ख़वातीन के रोल के हवाले से, और हम यहाँ पर आप ऐसी लेडीज़ को बार बार इसीलिए बुलाते हैं फॉर द मोटिवेशन, और उनके लिए भी ताकि उनको भी थोड़ी सपोर्ट मिले, जो भी अच्छा काम कर रहा है तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनके भी स्किल्स को आगे बढ़ाया जा सके। तो हुमैरा, हम जाने से पहले यकीन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, नए कलेक्शंस आएंगे मज़ीद ईद से पहले और चीज़ें आएंगी तो हम दोबारा भी चाहेंगे कि देखना, लेकिन ये है कि अभी जो आपके कलेक्शंस हैं वो किस तरह से बाय किए जा सकते हैं जो ख़वातीन देख रही हैं? व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0318 ठीक है 1247 388। इसके अलावा आप FB पर पेज है दी स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर, उसे लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। डेली लाइव होते हैं वहाँ पर, तो आप लाइव भी देख सकते हैं। लाइव में ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप हर चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन करने हैं वो मैं आंसर कर सकती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन परचेजिंग में एक बड़ा मसला ये होता है कि जी गलत साइज़ आ गया, कोई साइज़ मंगाओ भी तो ऊंच नीच कोई हो जाती है, फिर उसको वो ख़वातीन को मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो शोर शराबा इस चीज़ पे होता है कि अब आ गया है, अब उसको वापस करना, फिर उसके डिलीवरी चार्जेस, और उस पर बड़ा बहस मुबाहिसा हो रहा होता है। अच्छा, तो वो कैसे रिजॉल्व करते हैं आप लोग इशूज़ अगर ऐसा हो जाए तो? अच्छा, देखें, पहली चीज़ तो आती है कि अगर आप कराची के बाहर हैं तो कराची में ये फैसिलिटी हम देते हैं कि पार्सल आपके पास गया, आप उसे ओपन कर सकते हैं, साइज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है। मेन चीज़ होती है कि लेडीज़ अक्सर क्या करती हैं कि वो साइज़ अपना ठीक से बताती नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ब्रांड्स जो बनाते हैं वो मीडियम साइज़ 20 चेस्ट पर बना देते हैं और स्ट्रेट बनता है उनका जो होता है, वो टोटली आपको हिप साइज़ बड़ा नहीं मिलेगा, जबकि ख़वातीन जो होती हैं उनको हिप साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। तो मेरे पास जो मैं अपनी स्टिचिंग रखती हूँ, अगर आप एक डिज़ाइनर से बनवाते हैं तो उसे पता है कि लाजमी सी बात है हिप साइज़ बड़ा होगा। हमने लड़की के लिए, एक लड़की होती है बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होती है, उसको कोई हिप साइज़ का इशू नहीं होता। बाज़ होती हैं जो थोड़ी सी एक्टिव होती, मतलब सेट होती हैं, उसमें ये कि आप बता देना अपना साइज़ वगैरह लेके, जी अपना साइज़ बिल्कुल सही बताइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड चीज़ जो आती है वो लेडीज़ को ये कंप्लेन होती है कि ट्राउज़र के जो साइज़ होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन हमारे पास ट्राउज़र के थाई साइज़ बड़े होते हैं। ट्राउज़र ऐसा होता है कि आप कंफर्टेबल ईजिली बैठ सकते हैं, चाहे आपने नीचे फर्श पर बैठना है, चाहे आपने सोफे पर बैठना है, आप पहन सकती हैं उसे। फिर भी अगर कोई कराची में है तो आप चेक कर सकते हैं, और कराची पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी है माशाल्लाह, अदर कंट्रीज़ में है। तो मेन चीज़ आ जाती है कि आपका सेलर और बायर दोनों अगर सही उनकी बात हो रही है तो कोई कंप्लेन नहीं होगी साइज़ के हवाले से। कलर प्रिंट ये है कि आपने देख लिए हैं। हाँ, बास ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो पहुंचने के बाद अगर उनका माइंड चेंज हो जाए, नहीं लग रहा, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चीज़ फिर मैं ये कहती हूँ कि रिटर्न एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर भेज रहे हैं, अगर आप DC देते हैं तो आप करवा लीजिए, हमें इशू नहीं है, चेंज आप इस तरह से करवा सकते हैं। सही, ठीक। आपसे लोगों की फरमाइश आती है कि जी मेन्यू में क्या क्या चेंज हो, या अगर कोई फरमाइश करे, जो डिफरेंट सर्विस वाले हैं डिफरेंट लोग, तो उनको कंसिडर करती हैं या जी फिक्स है, हाँ भाई अभी 15 दिन तक तो यही चलेगा या क्या, तो उन चीज़ों को कंसिडर करें, क्योंकि वो
फिर आपकी अगर मार्केट अच्छी हो जाती है, क्या किस तरह से आप करती हैं? नहीं, वो लोग मुझे कभी कभी फरमाइश भी कर देते हैं कि आज हमें ये चीज़ खानी है, आप ये भेजिएगा, ये मत भेजिएगा। मैं इनसे कहती हूँ कि आप अपना मेन्यू मुझे खुद भेज दें सेट करके। तो जो मेरा सदर में जाता है टिफ़िन 20% का, वो मुझे अपना मेन्यू खुद सेट करके भेजते हैं। सही, फॉर द वीक क्या भाई इस वीक में ये जी दे दें। जी बिल्कुल, चलिए, 15 डेज़ का मेन्यू उनका मेरे पास आ जाता है, तो उनका उसी हिसाब से बनता है। और बाकी जो है वो अगर फरमाइश करते हैं तो उनकी फरमाइश के मुताबिक भी बना देती हूँ, वरना मैं खुद उनका मेन्यू सेट कर लेती हूँ। फिर दोनों का मैं एक साथ कर लेती हूँ ताकि मुझे भी इजी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वांटिटी और चीज़ों उसको भी मेंटेन करना है। लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक्सपेंसिव, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, तो मेरे रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह सबको सही लगते हैं। 350 नहीं, रेट्स मुनासिब है, क्योंकि अगर आप भी अभी बाहर से भी ये बिरयानी आप एक प्लेट जो यहाँ पर रखी हुई है और बॉक्स में आती है, तो आप ऑर्डर करें तो मेरे ख्याल से इतना ही उसका जो है वो रेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको घर का बना हुआ खाना, और क्वांटिटी आप अगर 4% की भी ले रहे हैं मुझसे, तो उसमें 6% आराम से खा सकते हैं। वेरी क्विकली कैसे ऑर्डर कर सकते हैं जो लोग चाहें? यहाँ पे भी बहुत सारे लोग शायद देख रहे हो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बता दें। मेरा नंबर है 0324920541। ठीक, थैंक यू सो मच उमैरा एंड सायरा, आप दोनों आई, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में और आपके कारोबार में मजीद बरकत दे। रमशा कमल और टीम को भी दीजिए इजाज़त, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वेरी हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल। अल्लाह ने के मान।